मेरा नाम कविता है। मैं मनोविज्ञान विषय से मानसिक रोगों पर रिसर्च कर रही हूँ और इसी सिलसिले में मैं अपने ही क्षेत्र के एक मेंटल असाइलम में गई थी और वहीं के अधीक्षक से जो क्रिटिकल केसेस होते हैं उनकी जानकारी ले रही थी कि तभी अचानक से चीख पुकार मचने लगी। हाँफती हुई एक केयर टेकर और उसके पीछे 4-5 वार्ड बॉय भी दौड़ते हुए आए और अधीक्षक सर से कहने लगे, सर वो 15 नंबर वाली ने आग लगा ली है। सर ने तुरंत कहा, ये क्या हुआ, कब और कैसे? तो वो बताने लगे, सर वो तो पता नहीं, आप देखिए। अधीक्षक सर ने मुझे बैठने का इशारा किया और वो तेजी से केयर टेकर के पीछे गए। कोई सवा घंटे के बाद वो दोबारा से अपने कमरे में आए। वो काफी परेशान लग रहे थे। मैंने उनसे पूछा, सब कुछ ठीक तो है ना सर? वो कहने लगे, नहीं, एक्चुअली यहाँ भर्ती एक औरत ने आग लगा ली है और वो तकरीबन 80% तक झुलस गई है। मैंने कहा, अरे ये तो बहुत दुख की बात है। अब तो पुलिस इंक्वायरी होगी। आखिर ये औरत कौन है? सर, क्या मैं जान सकती हूँ? तो सर मुझे बताने लगे कि कुछ साल पहले ही यहाँ आई है। वैसे तो काफ़ी शांत है, लेकिन कभी कभी बहुत एग्रेसिव हो जाती है। घर वालों का सपोर्ट मिलता तो दवाइयों से ठीक हो जाती, लेकिन घर वाले तो यहाँ छोड़ गए। सब कुछ बता पाना संभव नहीं। तुम्हें कुछ अलग केस के बारे में जानना था ना, तो तुम एक काम करो, एक डायरी है जो इसके घर वाले इसके सामान के साथ दे गए थे, तुम उसे पढ़ो, शायद उससे तुम्हें कुछ हेल्प मिले। लेकिन हाँ, कल तक उसे वापस कर देना। मैंने सर से कहा, जी बिल्कुल सर। सर ने चपरासी से डायरी मंगवाकर मुझे दे दी। वो डायरी लाल रंग की थी। कवर पेज पर दुर्गा माता का चित्र बना हुआ था और अंदर बहुत ही खूबसूरत अक्षरों में लिखा हुआ था, मैथिली। घर आते ही मैं डायरी खोलकर पढ़ने बैठ गई। एक भोली मासूम सी लड़की की तरह शुरुआत में उसने अपने सपने, अपने रोजमर्रा के क्रियाकलापों के बारे में लिखा था। बीच के पन्ने काफी खाली थे, फिर लगातार बहुत कम लिखा गया था। अचानक पन्ने पलटते पलटते मैं चौंक गई, या उसमें जो कुछ लिखा था शायद यही उसके आज की स्थिति में पहुंचने का कारण था। अब मैं वो पढ़ूंगी जो उसने यहाँ पर लिखा था। फ़ोन फिर से बज रहा है। मैंने देखा कि ये उसकी ही कॉल थी। ये तकरीबन 20वीं कॉल थी। मैंने वो नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है। हालांकि मैं जानती हूँ कि इससे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। लेकिन करूँ क्या? आखिर मैं किससे कहूँ? कौन समझेगा? हे भगवान, ये मेरे साथ ही क्यों है? अब बस और नहीं। कुछ ही महीनों पहले की तो बात थी। मैं बहुत खुशहाल तो नहीं थी, पर जिंदगी ठीक ठाक से अपने ढर्रे पर चल रही थी। सब कुछ तो था मेरे पास। बड़ी सी शानदार कोठी, सास ससुर नंदों से भरा पूरा परिवार, 2 प्यारे बच्चे और अपने ही क्षेत्र में बेहद सफल क्रिमिनल लॉयर, दबंग व्यक्तित्व के मालिक मेरे पति। इतने लोगों और ढेर सारे नौकर चाकरों के बाद भी कुछ ऐसा तो था जो खोया सा था। वो थी मेरी खुशी। मैं खुश नहीं थी। क्यों खुश नहीं थी? किस चीज की कमी है? अक्सर मुझसे ये लोग पूछते थे। मेरी बहनें पूछती थीं। लेकिन मैं क्या कहूँ? किससे कहूँ कि जीवन जीने के लिए सिर्फ भौतिक सुख साधनों की जरूरत नहीं होती, कुछ एहसास भी जरूरी होते हैं जो सालों पहले तक दब चुके हैं। जब 18 साल की सपने देखने वाली उम्र में मैं पहुंची तो हाथ में गृहस्थी की बागडोर थमा दी गई थी। खूबसूरत होना भी एक गुनाह है शायद। अगर बेटी गरीब की हो तो ये सच में श्राप बन जाता है। शहर के जाने माने मजिस्ट्रेट ने मुझे अपने बेटे के लिए चुना था। इस बात से मेरे माता पिता इतने खुश थे कि उन्होंने उम्र का अंतर भी नज़रअंदाज कर दिया था। मेरे पति मुझसे पूरे 13 साल बड़े थे। ब्याह होकर आया तो बेहद डरी हुई थी। यहाँ जो देखा उससे यही पाया कि ये शादी तो पूरी तरह से बेमेल थी। अंतर सिर्फ उम्र और स्टेटस का ही नहीं, हर स्तर पर था। सबसे बड़ा अंतर तो हम पति पत्नी के नजरिए का था। खैर, पहले ही दिन से पति के रौब का ऐसा असर पड़ा कि मैं उनके हर आदेश पर झुकती चली गई। वो मुझे पति कम और मेरे मालिक ज्यादा लगते। मैं उनसे हर वक्त डरी सहमी रहती, कभी भी अपनी खुलकर इच्छाएं व्यक्त नहीं कर पाई। एक दिन धीरे से पढ़ने की इच्छा जाहिर की थी तो उन्होंने इस तरह से खा जाने वाली नजरों से घूरा कि मेरी आवाज तो मेरे हलक में ही अटक गई थी। कहने लगे, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, पढ़कर कौन सा तीर मारोगी? माँ बाबूजी की सेवा के लिए लाया हूँ।
ब्याह कर पढ़ाने लिखाने के लिए नहीं। उस दिन के बाद से पढ़ने की कभी कोई बात नहीं हुई। माँ की दी हुई सीख के हिसाब से ससुराल में सबको खुश रखने का भरसक प्रयास करती। सब खुश भी थे मुझसे। साल बीतते हुए माँ बनने की खुशखबरी भी मिल गई। इतनी जल्दी मैं माँ बनने को तैयार नहीं थी, पर घर में सभी को बच्चे की बहुत जल्दी थी, तो सबकी इच्छा के आगे भला मेरी क्या चलती। मेरी बेटी के जन्म के समय मैं चाहती थी कि मेरे पति मेरे पास रहें, थोड़ा वक्त मेरे साथ गुजारें। लेकिन उनकी व्यवस्थाएं बढ़ती ही जा रही थी। वो सुबह कोर्ट निकल जाते और दोपहर में ही खाना खाने आते, थोड़ा आराम करके फिर कोर्ट चले जाते। फिर वो सीधा रात को ही घर में आते, अपने फाइलों के ढेर के साथ। घर के ही एक कमरे में बने ऑफिस में वो कई बार आधी रात तक फाइलों से सर खपाते रहते। मैं उनसे बात करने को तरस जाती। मैं उन्हें बताना चाहती थी कि आज मैंने क्या क्या किया। आज मैंने बच्चे की धड़कन महसूस की, आज बच्चे ने पहली बार लात मारी। लेकिन उनके पास ये सब सुनने के लिए वक्त ही कहाँ था। बच्ची के जन्म के बाद भी उनका यही शेड्यूल बना रहा। शिकायत का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि शिकायत सुनने वाला कोई था ही नहीं। हार कर मैंने अपने इस जीवन को ही अपनी किस्मत मान लिया था। मैंने अपनी बेटी में अपना मन लगाना शुरू किया, उसमें अपना बचपन खोजने लगी। समय अपनी गति से बीत रहा था। देखते ही देखते मैं एक और गोल मटोल से बेटे की भी माँ बन गई। मेरी खुशियाँ, मेरी आशाएं, अपेक्षाएं सब अपने बच्चों तक ही सीमित होकर रह गई थीं। कभी मायके जाती तो अपनी हम उम्र सहेलियों को ठिठोली करते देख मानो फिर से वही पुरानी मैथिली बन जाती। जी भरकर जीने की कोशिश करती, पर ये दिन ज़्यादा देर तक एक से नहीं रह पाते। मायके में मुझे ज़्यादा रुकने की इजाज़त नहीं थी। माँ बाबूजी कटकर रह जाते, मानो अपनी हैसियत से ऊंचे खानदान में लड़की ब्याहने की यही सजा हो। मेरी शादी हुए 16 साल बीत चुके थे। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। एक दिन घर मिलने आई बहन ने कहा, लाओ दीदी, आपका फेसबुक अकाउंट बना दूं। नौकर चाकर होने के बाद भी सारा दिन बस घर में सर खपाती रहती हो। मैंने उससे कहा, छोड़ो, मेरे पास इतना टाइम कहाँ है। मैंने कोई रुचि नहीं दिखाई, पर वो कहने लगी, अरे इसमें करना ही क्या है। इसमें परिवार वाले, स्कूल के दोस्त, पुराने बिछड़े सब यहीं मिल जाएंगे। कभी कभी ऑनलाइन आकर मिलजुल लिया करना, और क्या। मैंने कहा, अच्छा, सबसे फेसबुक पर मिलना हो जाएगा तो फिर ठीक है, बना दे मेरा अकाउंट और मैनेज करना भी सिखा दे। उसने फेसबुक अकाउंट बनाया और मेरी एक अच्छी सी तस्वीर भी डीपी में लगा दी। कुछ परिवार वालों को रिक्वेस्ट भी भेज दी थी। काम से फुर्सत होकर मैं कभी कभी फेसबुक देख लेती। सबको जन्मदिन की बधाई देना और डीपी पर लाइक करने के अलावा कुछ नया, ये मन बांधने जैसा कुछ भी नहीं मिलता तो 5 मिनट में ही बंद भी कर देती थी। एक रात पतिदेव तो ऑफिस में ही बैठे रहे। मैं फेसबुक चलाकर इंतजार के लम्हे काट रही थी कि तभी एक नोटिफिकेशन चमका। किसी ने रिक्वेस्ट भेजी थी। यूं तो मैं रुचि ना होने की वजह से रिक्वेस्ट नहीं देखती थी, ना कंफर्म करती थी, पर उस दिन समय काटने के लिए आज मैंने रिक्वेस्ट भेजने वाले की प्रोफाइल खोली। रजत मिश्रा, उम्र 24 साल, बनारस। भेजने वाले की डीपी काफ़ी आकर्षक थी। मैं देखने लगी। काफ़ी तस्वीरें थीं, बहुत सारी मनोरंजक पोस्टें भी थीं। ऐसा लगता था ये रजत काफ़ी मनमौजी और हंसने हंसाने वाले स्वभाव का बंदा था। मैं मुस्कुरा पड़ी। इतने सालों बाद आज अनायास मेरे होठों पर मुस्कुराहट आई थी। पति के लौटते ही मैंने फेसबुक बंद कर दिया। इन्होंने तो मुझ पर नज़र डालने की जहमत भी नहीं उठाई और बेड पर एक तरफ पीट करके सो गए। मेरे मुंह से कराहसी निकल गई थी, क्योंकि कल मेरा जन्मदिन है और मैं कब से ये प्रतीक्षा कर रही थी कि ये आएंगे और एक मुबारकबाद मुझे ज़रूर देंगे। मेरी कोई मांग नहीं थी कि मुझे गहने चाहिए, कपड़े चाहिए। बस इतना ही चाहती थी कि एक बार ये प्यार से अपने हाथों में मेरा हाथ लें और मेरे जन्मदिन पर मुझे सिर्फ एक प्यार भरी मुबारकबाद दे दें। लेकिन हर बार की तरह ये रात भी यूं गुजर गई। दोपहर से काम से फ्री होकर मैं लंच पर उनके आने का इंतजार कर रही थी, ताकि गरम रोटियां सेक कर खिला सकूं। थोड़ी देर सोचते हुए फ़ोन उठाया तो एक और नोटिफिकेशन चमक रहा था। वो मैसेज रिक्वेस्ट का था। देखा
तो ये कल वाले लड़के के ही मैसेज रिक्वेस्ट थी। उसने लिखा था, रिक्वेस्ट कबूल करने का क्या लेंगी मोहतरमा? कब से आवेदन किया है, कृपया कर निवेदन स्वीकार करें। उसकी ऐसी भाषा शैली पर हंसी आ गई। मैंने अभी उसकी रिक्वेस्ट कंफर्म नहीं की थी, ना मैसेज का कोई जवाब दिया। पतिदेव आ गए थे। मैंने तुरंत खाना लगाया। स्पेशल लंच की ओर भी उनका कोई ध्यान नहीं गया। खाना खाते हुए भी लगातार वो फोन पर बात कर रहे थे। मन में कहीं ये इच्छा फिर एक बार उठकर दफन हो गई कि वो मुझे बर्थडे विश करते। खैर, उनके जाने के बाद मैं बहुत देर तक अपने घर वालों से फोन पर बात करती रही। मन भारी होता जा रहा था। रात में भी खाना खाकर वो सोने चले गए तो मेरे सबर का बांध टूट गया। क्या मैं सिर्फ एक काम वाली बाई की हैसियत रखती हूँ? वो भी पगार लेती है, छुट्टियां लेती है। मैं तो बिना पगार, बिना छुट्टी वाली बाई हूँ। आंसू पोंछते हुए न जाने क्यों मैंने फोन उठाया, नेट ऑन किया तो फिर एक नोटिफिकेशन। मैंने जिज्ञासा बस देखा। उसी लड़के ने फिर मैसेज भेजा था, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी तो मत करिए मैडम, पर बर्थडे विश तो ले लीजिए। हैप्पी बर्थडे मैम। मैं आश्चर्यचकित थी। मेरा पति घोड़े बेचकर सो गया। 24 घंटे में उसने एक बार भी मुझे विश नहीं किया था, पर ये पराया लड़का, इसे क्या पड़ी है मुझे विश करने की। ना चाहते हुए भी मेरी उंगलियों ने मैसेज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट पर क्लिक कर दिया। मैंने टाइप किया थैंक यू और सेंड कर दिया। फिर तुरंत ही उधर से जवाब आया, मैसेज रिक्वेस्ट कबूल करने का शुक्रिया मैडम, अब फ्रेंड रिक्वेस्ट कब कबूल करेंगी? मैंने कहा मैं अनजान लोगों का मित्रता निवेदन स्वीकार नहीं करती। वो कहने लगा ठीक है, तो कुछ दिन बाद बात कीजिए, जब अनजान ना रहूं तब दोस्त बना लीजिएगा। साथ में मुस्कुराते हुए 2 इमोजी भी भेज दिए। मैंने कहा अरे, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो बोला, लेकिन क्यों मैडम, क्या मैं इतना बुरा लगता हूँ? क्या मैं बदतमीज मवाली लगता हूँ? मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है, ना मेरे पास इतना टाइम है। ये मैसेज करके मैंने नेट ऑफ कर दिया और सोने की कोशिश करने लगी। 2 दिन तक मैंने फेसबुक नहीं चलाया और ना नेट ऑन किया। लेकिन लोग शांति से रहने कहाँ देते हैं। बहन ने फ़ोन किया, व्हाट्सएप पर मैसेज किया, तुमने देखा ही नहीं, सब ठीक तो है ना? मैंने कहा हाँ ठीक है, बस फुर्सत नहीं मिली। मैंने टालने की कोशिश की, लेकिन मजबूर होकर नेट ऑन करना ही पड़ा और ऑन होते ही मैसेंजर के मैसेज पॉपअप होने लगे। मैंने सोचा, हे राम, इतना कौन याद कर रहा है मुझे? व्हाट्सएप से पहले मैंने मैसेंजर खोल दिया। उसी लड़के के मैसेज थे, 1-2 नहीं बल्कि कई सारे। लिखा था, गुड मॉर्निंग मैडम, आज आप ऑनलाइन नहीं आई, लगता है आप नाराज हैं मुझसे। सॉरी, पर प्लीज़ ऑनलाइन आइए, आज दूसरा दिन है। आज भी आप नहीं दिखी, क्यों? उदासी भरे इमोजी। क्या हुआ है आपको? तबीयत ठीक है ना मैडम? मुझे अब चिंता हो रही है। भगवान करे आप ठीक हो। नाराजगी, उदासी, तबीयत खराब जो भी है बताइए प्लीज़। उसके बाद एक के बाद एक लगातार दुखी भाव प्रदर्शित करने वाले इमोजी थे। हद है, ये लड़का तो पीछे ही पड़ गया। चाहता क्या है? आखिर ये तो तय था कि मैं फेसबुक पर नहीं हूँ तो भी ये मैसेज भेजता रहेगा। सोचा इससे बात ही कर लूँ। मैंने उसे रिप्लाई दिया, मैं ठीक हूँ और फालतू के मैसेजेस भेजना बंद करो। 5 मिनट बाद ही जवाब आया। फिर फेसबुक से नाराजगी थी या मुझसे? मैंने कहा, तुम सारा दिन ऑनलाइन रहते हो, कोई काम नहीं है क्या? कहने लगा, आपके मैसेजेस के इंतज़ार में ऑनलाइन है, वरना खाली नहीं हूँ। खेती बाड़ी है, बटाई पर खेत दिए हैं और भैया के साथ उनके बिजनेस को देखता हूँ। मैंने कहा, मेरी इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, समझे? इस पर आपका जोर नहीं है। आप मुझे रत्ती भर भाव ना दें, पर मैं आपकी चिंता करूँगा, ये मेरी इच्छा है। मैंने कहा, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान? कौन हो तुम मेरे जो चिंता कर रहे हो? मेरे घर वाले हैं मेरी चिंता करने को। बोला, जी मैडम, आप खुशकिस्मत हैं जो इतने लोग हैं आपके लिए, पर मुझे और कुछ नहीं तो एक अपना अदना सा दोस्त या शुभचिंतक ही समझ लीजिए। मैंने कहा, तुम तो पीछे ही पड़ गए। बोला, जब तक दोस्ती स्वीकार नहीं करेंगी पीछे पड़ा रहूंगा, ब्लॉक करेंगी तो दूसरी तीसरी आईडी से आऊँगा। मैंने कहा, पर क्यों? बोला, आप अच्छी लगती हैं मुझे, बहुत अच्छी। आपको देखकर लगता है आपसे बात करूं। मैंने कहा, चुप करो अब, मुझे गुस्सा आ रहा है। तो कहने लगा, बस आपसे बात करना अच्छा लगता है, गुस्सा करना है तो कर लीजिए,
खूबसूरत लोगों पर गुस्सा जचता है। गुस्सा करते हुए अपनी एक पिक भी भेज दीजिएगा। मैंने कहा, मैं और खूबसूरत? कोई और नहीं मिला बनाने को? बोला, माँ कसम, इतना सुंदर चेहरा मैंने अभी तक नहीं देखा। आंखें हटती ही नहीं। तभी तो आपको रिक्वेस्ट भेज दी। पर कहते हैं ना, खूबसूरत लोग संग दिल होते हैं। आपने अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं की। मैंने जवाब दिया, बकवास बंद करो, मुझे और भी काम है, अब मैसेज मत करना। ये कहकर मैंने नेट ऑफ कर दिया। लेकिन मन ही मन सोचने लगी, मैं और सुंदर 16 साल पीछे चली गई। मेरी सास शुरू शुरू में कहती थी, चांद का टुकड़ा लाई हूँ अपने बेटे के लिए। पर पतिदेव ने शायद ही कभी कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट दिया हो। उनकी नज़रों में कभी अपने लिए प्रशंसा जैसा कोई भाव नहीं देखा। वो बिस्तर पर कभी कभी मेहरबान होते तो भी एक दाता का भाव रखते, मानो इस तरह की मुझ पर एहसान कर रहे हों। एक गहरी सांस लेकर मैं अपने काम में बिजी हो गई, लेकिन उसकी बातें बार बार दिमाग में आती रहीं। थोड़ी देर सोचने के बाद बकवास कहकर मैंने अपना सर झटक दिया। पर आज नहा धोकर आईने के सामने खड़ी हुई तो ना चाहते हुए भी बस खुद को निहारने लगी। उसकी बात दिमाग में चलने लगी, आप खूबसूरत हैं। आज बरसों के बाद जी भरकर खुद को आईने में निहारा और स्वयं पर ही मुस्कुरा उठी। रात को पतिदेव खर्राटे भर रहे थे, पर मेरी आंखों में न जाने क्यों नींद नहीं थी। फेसबुक खोला तो आशा के हिसाब से कुछ मिनट बाद उसका मैसेज आया, सोई नहीं आप? मैंने मैसेज इग्नोर कर दिया। उसके 2-4 और भी मैसेज आए, पर मैंने जवाब ना देना ही ठीक समझा। सुबह उठकर मैसेंजर चेक किया तो उसका कोई नया मैसेज नहीं था। चलो, शायद समझ गया कि मुझे उसकी पंचायत अच्छी नहीं लग रही। लेकिन आश्चर्य हुआ मुझे जब पूरे दिन उसका कोई मैसेज नहीं आया। आज छठा दिन था और अब तक उसका कोई मैसेज नहीं आया था। शायद समझ गया है कि मैं उसे नज़रअंदाज करती हूँ। पर कहीं वो बीमार तो नहीं? मुझे उसकी चिंता न जाने क्यों हो रही है। मैं खुद से ही सवाल जवाब कर रही थी। एक बार पूछना तो चाहिए, पर वो क्या सोचेगा। मैंने उसकी प्रोफाइल खोली। उसके दोस्तों ने उसे टैग करके उसके जल्दी ही स्वस्थ होने की कामना करते हुए पोस्ट की थी। इसका मतलब वो सच में बीमार है। एक बार तो पूछना ही चाहिए। मैंने हिचकते हुए मैसेज किया, हेलो, कैसे हो? घंटे भर बाद जवाब आया, आपने पूछ लिया, अब अच्छा हूँ। मैंने कहा, क्या हुआ तुम्हें? तो बोला, एक्सीडेंट। मैंने कहा, कब, कहाँ, कैसे? तो बोला, जब आपने मैसेज देकर भी जवाब नहीं दिया तब आपकी नज़रअंदाज करने की वजह से हुआ। मैंने कहा, भक, सच बताओ, कैसे हुआ? वो बोला, सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। आपने मैसेज का जवाब नहीं दिया, जबकि मैं आपके लिए इतनी देर तक ऑनलाइन था। मुझे हताशा भी हुई, गुस्सा भी आया खुद पर। दोस्तों के साथ बाइक पर ड्राइव पर निकला था, गुस्सा हावी था। तेज स्पीड में अचानक ब्रेक लगाने से बाइक स्लिप हो गई। मैंने कहा, ज़्यादा तो नहीं लगी? तो उसने अपनी तस्वीर भेज दी। हाथ और चेहरा जख्मी था। चेहरे पर एक तरफ कान के ऊपर टांके थे, हाथों में तो जख्म ही जख्म थे। मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मैंने गेट वेल सून लिखकर भेज दिया। कहने लगा, आप बात करती रहोगी तो जल्दी ठीक हो जाऊंगा। मैंने कहा, यह क्या पागलपन है? बोला, अब है तो है, सिर्फ आपके लिए है, आप स्पेशल हो मेरे लिए। उसकी बात सुनकर एकदम से दिल धड़क गया मेरा। ऐसा तो कभी इतने सालों में किसी ने नहीं कहा मुझे कि मैं उसके लिए स्पेशल हूँ, और ये पराया लड़का। मैंने कहा, तुम आराम करो। बोला, फिर बात करेंगे ना? मैंने कहा, हाँ करूँगी। कहने लगा, पक्का? मैंने कहा, हाँ पक्का, अब आराम करो। आज शाम को मंदिर में दीपक जलाते हुए मैंने उसके लिए भी प्रार्थना की थी। अब तो ये एक सिलसिला बन गया। मैं रोज कभी 10, कभी 15-20 मिनट उससे बातें करती। उसके जख्म तेजी से भर रहे थे। वो रोज अपनी तस्वीर मुझे भेजता और पूछता, मेरी स्मार्टनेस में कमी तो नहीं आई है ना? मैं हंस देती, कहती, नहीं, बहुत स्मार्ट हो। बोला, कोई लड़की पसंद तो कर लेगी ना? टाँकों के निशान देखकर भाग तो नहीं जाएगी? मैंने कहा, नहीं, आंख बंद करके पसंद कर लेगी। बोला, कैसे विश्वास करूं? आपने तो अभी तक पसंद नहीं किया, पेंडिंग में डाल रखी है रिक्वेस्ट। मैंने कहा, अरे लो, एक्सेप्ट कर ली। बोला, धन्यवाद मैडम। मैं हंस पड़ी। बोला, आप हंस रही हो ना? मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता चला? बोला, मैं मन पढ़ लेता हूँ। मैं बोली, बिना देखे? तो बोला, आप अगर चाहो तो देख कर पढ़ूं, आप वीडियो कॉल कर सकती हो। मैंने कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है,
तो कहने लगा, डर गई आप? मैंने कहा, कैसा डर? बोला, यही कि आपको देखकर आपके दिल की सारी बातें ना जान जाऊं। मैंने कहा, अच्छा, अब आराम करो, मैं कल मिलती हूँ। आज उसका बर्थडे था। मैंने विश किया तो चहक कर बोला, गिफ्ट नहीं दोगी? मैंने कहा, क्या गिफ्ट चाहिए? तो बोला, नाराज तो नहीं होगी आप? मैंने कहा, बताओ तो, बिना जाने कैसे कह दूं? फिर बोला, एक वीडियो कॉल, बस 5 मिनट की, प्लीज। मैंने कहा, ओफो, ये लड़का तो। मैंने कहा, लाओ वीडियो कॉल कर लेती हूँ। वह चहक उठा, थैंक यू, थैंक यू। मुझे तो लगा था कि डांट दोगी। मैंने कहा, बर्थडे है इसीलिए इसे गिफ्ट समझो। बोला, हाँ हाँ समझ गया, वरना कहाँ आप कहाँ मैं। भला आप जैसी अज़्मो तरीन खूबसूरत शख्सियत मुझे क्यों वीडियो कॉल करेगी? उसने जिस तरह से मुंह बनाया, मेरी हंसी छूट गई। पागल है बिल्कुल। कहने लगा, आपकी वजह से हम दोनों हंसने लगे। इस हंसी मजाक में पता ही नहीं चला कि कब वो मैडम से सीधा नाम लेने लगा। आप से तुम पर आ गया। उससे बात करना मुझे भी अच्छा लगने लगा। वो अपनी बातों से मुझे हंसाता रहता, मेरी परवाह करता, मेरे हर काम की तारीफें करता। जब भी किसी भी वजह से मैं मायूस होती तो अपनी बातों से एक नई ऊर्जा भर देता। मैं एक अनजानी सी खुशी महसूस करने लगी थी। दिन गुजर रहे थे। मैंने कब आईने में खुद को देर तक निहारना और बेवजह मुस्कुराना शुरू कर दिया, मुझे खुद पता नहीं था। अब तो मैं गुनगुनाने भी लगी थी। 3 महीने में वो मेरी आदत बन चुका था। हम दोनों एक दूसरे से बात करने का इंतजार करते। 2 दिन बाद मेरी वैवाहिक वर्षगांठ थी। जब रजत को ये बात पता चली तो उसने चुटकी ली, तो फिर मैडम कैसे सेलिब्रेट करने वाली हैं? सर की जेब को चूना लगाने वाली है ना? शरारत से कहने लगा, बोलो ना, क्या क्या करने वाली हो? मेरा मतलब, क्या गिफ्ट दोगी सर को? उनसे क्या मांगा है? बताओ बताओ। उसने आंखें चमकाईं। मैंने कहा, कुछ नहीं मांगा उनसे, और मैंने भी कुछ गिफ्ट नहीं लिया उनके लिए। उन्हें पसंद ही नहीं आता किसी का भी लाया हुआ कुछ। बस शानदार खाना बनाऊंगी, शाम को कहीं बाहर खाना खाएंगे फैमिली के साथ, और हो गया। बोला, बस? मैंने कहा, हाँ। वो कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, लगता है सर काफ़ी रिजर्व नेचर के हैं। मैंने कहा, हाँ, यही समझो। बोला, रोमांटिक नहीं है ना? मैंने कहा, ये तुम कैसे कह सकते हो? तो बोला, तभी एनिवर्सरी पर भी पूरे परिवार को साथ ले जाते हैं। अरे, कम से कम इस दिन तो दोनों को क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए साथ में। परिवार तो वैसे भी साथ रहता ही है। कहाँ फंस गई तुम बोरिंग आदमी के साथ? मैंने कहा, 1 मिनट, ये तुम मेरे पति के लिए कह रहे हो? बहुत ज़्यादा बोलने लगे हो। मैं चिढ़ गई। बोला, सॉरी, पति चाहे जैसा भी हो, भारतीय नारी उसके खिलाफ कुछ सुन नहीं सकती। काश मुझे भी ऐसी ही पत्नी मिले। मैंने कहा, हाँ, अच्छी ही मिलेगी। बोला, अच्छी नहीं, तुम्हारे जैसी। मैंने कहा, हाँ ठीक है बाबा, मेरे जैसी। बोला, तुम्हारे जैसी मिल गई ना तो सर आंखों पर बिठा कर रखूंगा उसको। एनिवर्सरी पर तो ऐसा सरप्राइज दूंगा कि बस सुबह सुबह उसे प्यार से उठाऊंगा, फिर उसकी पसंद का नाश्ता अपने हाथों से बनाकर उसे खिलाऊंगा। वो मेरे लिए लंच बनाएगी, मैं किचन में उसकी हेल्प करूंगा। हम काम के साथ साथ अपना रोमांस भी करते जाएंगे। तभी छन्न की आवाज के साथ मेरी तंद्रा भंग हुई। देखा तो हाथ से चमचा छूटकर नीचे गिरा था। पतिदेव डाइनिंग टेबल पर बैठे चिल्ला उठे, कर क्या रही हो? टाइम से नाश्ता भी नहीं दे सकती, पता नहीं कहाँ खोई है। घबराकर मैंने फटाफट नाश्ता लगाया और उनसे हंसते हुए बोली, आज जल्दी आ जाइएगा। वो बोले, किस लिए? कोई शॉपिंग वॉपिंग है तो ड्राइवर लेकर चली जाओ, मुझे मत घसीटो इस सब में। मैंने कहा, आज अपनी मैरिज एनिवर्सरी है। लेकिन उन्होंने बिना नज़र उठाए धीरे से कहा, देखूंगा, कोशिश करूंगा। मैंने कहा, जी बच्चे भी कह रहे थे बाहर खाना खाने की, और अम्मा जी भी कितने दिन से बाहर नहीं निकली हैं, डिनर बाहर कर लें आज? तो मैंने घबराते हुए कहा, डर था कि कहीं मना ना कर दें। बोले, ठीक है, देखता हूँ, शाम को फ़ोन कर दूंगा, जैसा भी प्लान होगा। मेरी तसल्ली के लिए इतना ही काफ़ी था। मैं खुश थी। घर के कामों से फ्री होने के बाद मैंने उनके पसंदीदा रंग की साड़ी पहनी, हल्का सा श्रृंगार कर उनकी राह देखने लगी। कितने दिनों बाद साथ कहीं जाने का मौका आया है। 2-4 सेल्फी ले ली, एक फेसबुक पर अपलोड भी कर दी। तुरंत रजत का मैसेज आया, माशा अल्लाह, जान लोगी क्या? मेरी हंसी छूट गई। बोला, जाओ,
एंजॉय करो। मैंने कहा बस उनका ही इंतजार है। रात 8 बजे तक इनका तो पता ही नहीं था। फ़ोन किया तो पता चला कि किसी क्लाइंट के घर पर हैं। कोई बेहद इम्पोर्टेंट केस है। कहने लगे तुम बच्चों और माँ को लेकर ड्राइवर के साथ चली जाओ, मैं वहीं ज्वाइन कर लूँगा। अब बहस का कोई मतलब नहीं था। मैं चुपचाप बच्चों और माँ जी के साथ उनके सुझाए हुए रेस्टोरेंट पहुँच गई। उनका वेट करते करते फाइनली उनके बिना ही डिनर करके रात 11 बजे हम वापस आ गए। उनको फिर फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि उन्हें आने में लेट हो जाएगा। खाना वो खा चुके हैं, मैं चिंता ना करूं। मन तो रोने का हो रहा था, आंसू कोर भिगो रहे थे। मैं फेसबुक खोलकर बैठ गई। आज मैंने आगे बढ़कर खुद रजत को मैसेज किया। वो कहने लगा, अरे तुम इस वक्त ऑनलाइन, कैसा रहा सेलिब्रेशन? मैंने कहा क्यों, इस वक्त ऑनलाइन नहीं आ सकती? वो बोला इस वक्त तो तुम्हें और सर को एक दूसरे के साथ होना चाहिए, एक दूसरे में खोए हुए। क्यों, गलत कह रहा हूँ क्या मैं? मैंने कहा 17 साल हो चुके हैं हमारी शादी को। बोला तो क्या हुआ? कुछ एहसास कभी पुराने नहीं होते। वैसे सर कहाँ हैं? बताया नहीं, सेलिब्रेशन कैसा रहा? मेरी लंबी चुप्पी भांप कर बोला, सुनो, बुरा ना मानो तो एक वीडियो कॉल करूं 2 मिनट के लिए। मैंने कहा किस लिए? बोला तुम्हें देखने के लिए। मैंने मना किया। बोला चलो उठाओ ना कॉल प्लीज़। फिर वीडियो कॉल पर वो अपलक मुझे देखता रहा। मैंने कहा 2 मिनट हो गए। वो चौंका। अरे हाँ, पर 2 मिनट का मतलब हर समय 2 मिनट ही नहीं होता। कितनी प्यारी लग रही हो। सर तो गए आज, काम तमाम हो गया होगा। वो हंसने लगा। मैंने कहा शटाप। बोला जब देखो शटाप कर देती हो। सुनो, इतनी उदास क्यों हो? बोलो तो। उसके लगातार पूछने पर आखिर मेरे सब्र का बांध टूट गया। सब कुछ जानकर वो मुझे ढांढस बनाता रहा। कहने लगा, रो मत, देखो इतना महंगा काजल बह रहा है। मैंने कहा भाड़ में गया काजल। बोला सुनो, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारा रोना, बस करो ना। अगर अभी आंसू निकले तो मैं तुम्हारे आंसुओं को पी लूँगा। रो मत। ये सुनते ही मेरे आंसुओं पर ब्रेक लग गया। बोला बस हो गया, अब नहीं रोगी। वो मुस्कुराया। मैंने फिर से शटाप कहा। बोला फिर शटाप? ये सही है, जब देखो मैडम डांट पिला देती हैं। वो मुंह बनाते हुए बोला, तो मैं ऐसे वक्त में भी मुस्कुरा दी। बोला हाँ, बस ऐसे ही मुस्कुराया करो, इसी मुस्कान पर तो मैं फिदा हूँ। वो आंख दबाते हुए बोला। मैंने कहा तुम फ्लर्ट कर रहे हो? बोला हाँ तो क्या हुआ, तुम भी करो। मैंने कहा उम्र देखी है अपनी? बोला कुछ दिन पहले ही 25 का गबरू जवान हुआ हूँ। मैंने कहा मेरी उम्र पता है? बोला नहीं। पता बताओ। मैंने कहा 17 साल। तो मेरी शादी को हो चुके हैं। बोला तो तुमने बाल विवाह कर लिया, तो इसमें मैं क्या करूं? मैंने कहा बालिग होने पर ब्याह हुआ था मेरा। कहने लगा तो बुढ़िया हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। बोला लगती तो नहीं हो, वैसे इतनी हसीन बुढ़िया भी चलेगी मुझे। ये कहकर वो हंसने लगा। मैंने कहा मैं 12 साल बड़ी हूँ तुमसे। बोला तो ये किस संविधान में लिखा है कि 12 साल के अंतर वाले फ्लर्ट नहीं कर सकते? मैं बोली ढीठ हो। बोला तुम्हारे लिए। मैंने कहा बस करो। मैं हंस रही थी। बोला बस क्यों, अभी तो शुरू किया है। मैंने कहा बस और नहीं, मैं शादीशुदा हूँ। बोला तो शादीशुदा औरतों को खुलकर जीने हंसने का हक नहीं होता क्या? मैं चुप हो गई थी। मैंने कहा रजत, अब मैं रखती हूँ फ़ोन। बोला ओके, वादा करो उदास नहीं होगी? मैंने कहा हाँ नहीं होंगी। मैंने फ़ोन तो रख दिया था, पर उसकी एक एक बात देर तक मेरे कानों में गूंजती रही। ये कब आए, कब आंख लगी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। दूसरे दिन मैं रोज की तरह अपने काम में लग चुकी थी। ये आए और कैफियत देते हुए बोले, वो कल मैं बुरी तरह से फंस गया, इसीलिए आ नहीं पाया। हम किसी और दिन बाहर चलते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ, ये कब से कैफियत देने लगे? मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ आप बिजी थे। फिर मुझसे कहने लगे, यही बात तुम हमारी बेटी रचना और बेटे साहिल और माँ को भी समझा दो। वो लोग सुबह से बस शिकायतें लेकर चालू हैं। अब मैं समझी, तो ये कारण है कैफियत देने का, मतलब इन्हें कोई ग्लानि तो है ही नहीं। दोपहर को मैं हमेशा की तरह जब थोड़ा फ्री हुई तो फेसबुक खोल लिया। रजत ने कई हास्य व्यंग पोस्ट किए थे। मैं खुलकर हंस पड़ी। ये लड़का कितना जिंदा दिल है, जिंदगी को जीने वाला, ढोने वाला नहीं है मेरी तरह। मेरे मुंह से एक आहा निकली। तभी उसका मैसेज आया, हाल कैसा है मोहतरमा का? मैंने कहा ठीक है। बोला मैं आज गांव जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा? बोला क्या अच्छा है इसमें, वहाँ तो नेट ही नहीं चलता। मैंने कहा
तो फेसबुक बिना मन नहीं लगेगा। बोला तुमसे बात किए बिना मन नहीं लगेगा। मैडम फेसबुक तो बस एक बहाना है। मैं बोली तो फिर? बोला मुझसे इतनी बड़ी हो फिर भी हर बात समझानी पड़ती है। अपना नंबर दो देवी, जिससे फ़ोन पर बात होती रहे, वरना मैं वहाँ रह नहीं पाऊंगा। मैं वैसे किसी को यूं नंबर नहीं देती, पर रजत आम नहीं रह गया था मेरे लिए। अब इन कुछ महीनों में वो बहुत खास हो गया था मेरे लिए। बिना सोचे विचारे मैंने उसे नंबर दे दिया। अब मैसेंजर से वो मेरे व्हाट्सएप पर आ गया था। बातें भी अब पहले से ज़्यादा होने लगी। ये रिश्ता क्या था? मेरे लिए तो वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, जिससे मैं धीरे धीरे सब कुछ शेयर करने लगी थी। खैर, करवा चौथ का दिन था, मेरा व्रत था। वो बोला काश कोई मेरे लिए भी व्रत रखती। मैंने कहा रखेगी ना तुम्हारी बाली? बोला पता नहीं कब आएगी मेरी बाली। मैंने कहा जब लेकर आओगे। बोला वो मेरे लिए व्रत रखेगी, मैं उसके लिए व्रत रखूंगा। मैंने कहा अच्छा, और हंस पड़ी। बोला हाँ, वो अकेली क्यों भूखी प्यासी रहे? वो मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखेगी तो मुझे भी तो उसकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखना चाहिए ना। मैंने कहा फिर तो वो बहुत भाग्यशाली होगी। बोला बेशक, मेरी बाली भाग्यशाली ही होगी। न जाने क्यों मन में कुछ कसक सा गया था उसकी बातें सुनकर। कहने लगा जब पूजा के लिए तैयार होना तो एक पिक मुझे भी भेज देना, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। मैंने ना हाँ कहा ना कहा। मैं आज का दिन सिर्फ और सिर्फ अपने पति का ध्यान करते हुए बिताना चाहती थी, तो कह दिया कि आज बिजी रहूंगी, मैसेज मत करना। वो शायद समझ गया था। रात फिर वही कहानी दोहराई गई। मेरे पति कभी समय पर मेरे लिए घर आने का वादा पूरा नहीं कर पाए थे। ऐसे समय में मैं हमेशा यही सोचती कि मैं उनके लिए अहमियत रखती भी हूँ या नहीं। मेरी स्थिति सिर्फ घर परिवार का ध्यान रखने वाली, खाना बनाकर देने वाली और कभी कभार पति पत्नी की जरूरत पूरी करने वाली ही होकर रह गई है। साल में एक बार, एक दिन ये मेरी एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते। मैंने जीवन में जब जब उनकी उपस्थिति महसूस करनी चाहिए, ये हमेशा अनुपस्थित ही मिले। कैसे पति हैं ये? क्या यही है पति धर्म? क्या खाना कपड़ा और छत ही है औरत की आवश्यकताएं? मैं इतना ज्यादा अनमनी हो चुकी थी कि उनके आने पर सारी रस्में पूरी जरूर की थी। खाना परोसा था, लेकिन स्वयं खाने का एक कौर भी हलक से नीचे उतारने की इच्छा नहीं हुई। इन्होंने तो खैर कभी परवाह भी नहीं की कि मैंने खाना खाया है या नहीं खाया। मैं कपड़े बदल कर जा लेटी। वो सुकून से सो रहे थे। आंसू बहाते बहाते मेरी भी आंख लग गई। दूसरे दिन जब आंख खुली तो अजीब सा महसूस हो रहा था। शरीर गर्म था। उठना चाहा तो उठना नहीं गया। मोबाइल में टाइम देखा तो 7 बज रहे थे। मैं घबरा गई। 7:30 बजे बच्चों की स्कूल बस आ जाएगी। हे भगवान, आज इतनी देर कैसे हो गई उठने में? जल्दबाजी में उठकर भागी तो आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कदम लड़खड़ा गए और फिर जब होश आया तो मैं बिस्तर पर थी। माँ जी सिरहाने बैठी थी। ये भी परेशान टहल रहे थे। मैं तुरंत उठकर बैठी। माँ जी ने आदेश दिया लेटी रहो। मेरे मुंह से निकला बच्चे, तो माँ जी कहने लगी वो स्कूल गए हैं, टिफिन दे दिया था मैंने। माँ जी बोली कल के व्रत की कमजोरी है, इसीलिए तुम बेहोश हो गई थी। ढंग से खाती पीती ही नहीं हो क्या? ये झुंझलाते हुए कहने लगे 1000 बार समझाया है, ये व्रत उपवास करने की जरूरत नहीं है, पर तुम औरतों के चोचले तो कभी खत्म ही नहीं होते। अब भुगतो। कितनी जरूरी मीटिंग है आज मेरी क्लाइंट के साथ और मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। मैंने कहा आप जाइए, मैं ठीक हूँ। तो ऐंठ कर बोले डॉक्टर की दवाई टेबल पर रखी है, फल मंगवा दिए हैं, कृपा करके खा लेना, मैं शाम को मिलता हूँ। ये कहकर ये निकल गए। आज का काम मम्मी जी ने हेल्पर के साथ मिलकर निपटा लिया था, इसलिए एक तरह से काम से मैं फ्री थी, पर विचारों से नहीं। मेरा मन न जाने कितने विचारों के जाल में जकड़ा हुआ था। रह रह कर रजत की बातें याद आ जाती। मैं भी मेरी बाली की लंबी उम्र के लिए व्रत रखूंगा। सारा दिन पत्नी के साथ रोमांस करूंगा, उसे खुश रखूंगा। मेरी बाली भाग्यशाली ही होगी। बहुत प्यार दूंगा उसे। फिर इनकी बात याद आ जाती। क्यों रखती हो व्रत? औरतों के चोचले खत्म ही नहीं होते। जरूरी मीटिंग है और मैं यहाँ फंसा हूँ। ये घर और घर वालों के टंटे खत्म हो तो कुछ और सोचूं। कितना अंतर है दोनों की सोच में। व्हाट्सएप पर रजत का मैसेज आया, पिक नहीं भेजी तुमने?
मैंने डीपी में करवा चौथ वाली पिक लगा दी। कहा डीपी देख लो। बोला मतलब मुझे नहीं दी जाएगी, पर खूबसूरत लग रही हो, जैसे कल ही शादी हुई हो। नज़र उतरवा लेना अपनी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो तुरंत उसका फ़ोन आ गया। बोला कैसी हो? मैंने कहा ठीक हूँ। बोला झूठ, लग नहीं रही हो। ठीक, बताओ क्या हुआ है? उसे टालना मुश्किल था। मेरा मन भी भरा हुआ था, तो आंसुओं के साथ दिल का सारा गुबार भी बह निकला। मैंने कहा किसी को नहीं पड़ी मेरी, कि ये देखे भी कि मैंने खाना खाया है या नहीं, मैं जिंदा भी हूँ या नहीं। जब तक चक्कर खाकर गिर नहीं गई, तब तक किसी को फिक्र नहीं हुई। बोला किसी को कैसे फिक्र नहीं? मैं हूं ना, मैं करता हूँ फिक्र। तुमने कल मैसेज या फोन करने को मना कर दिया था, इसलिए मजबूर था। फिर भी मैसेंजर पर देखो, मैसेज किए हैं मैंने। मैंने देखा तो उसके मैसेजेस पड़े थे। चांद निकल आया है मैडम, अब तुम अपने चांद की पूजा कर रही होगी। व्रत खोल लिया ना, अब अच्छे से भोजन कर लेना। हेलो, डिनर हुआ या नहीं? ख्याल रखना अपना। गुड नाइट। मैं एक सुखद आश्चर्य से भर गई। मैंने पूछा तुम्हें क्यों पड़ी है मेरी? बोला बस यूं ही, अपना मानता हूँ इसीलिए। मैंने कहा कैसा अपना? यहाँ अपनों की नहीं पड़ी मेरी। बोला मुझे पड़ी है तुम्हारी, और हमेशा रहेगी, समझी? और हर समय सवाल ना किया करो। मैंने कहा क्यों पड़ी है, क्या लगती हूँ तुम्हारी? वो बोला चुप, बिल्कुल चुप, आराम करो। अब तुम। उसका डांटना बेहद अच्छा लग रहा था। एक छोटी जिद्दी बच्ची बन जाने का मन कर रहा था। थक गई थी समझदार बन बनकर, सारी गृहस्थी का बोझ उठाते उठाते। वो अल्लड़पन जो कभी जी ना पाई, आज महसूस हो रहा था। वो देर तक बातें करता रहा। बच्चों के लौटने का वक्त हुआ तो मैंने फ़ोन रखने को कहा। अनमने भाव से उसने फ़ोन रखा। अब बहुत हल्का, बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मैं चुपचाप उठकर बच्चों के खाने की तैयारी में लग गई। रात को सब सो चुके थे, पर मैं जाग रही थी। रजत व्हाट्सएप पर खैरियत पूछ रहा था। अचानक वो कह उठा, रोया ना करो, मुझसे देखा नहीं जाता। तुम्हें पता नहीं कि मैं कितना बेचैन हो जाता हूँ। मैंने कहा पर क्यों? बोला तुम समझती नहीं क्या वाकई में? मैंने कहा मतलब? बोला मतलब भी समझाना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ, समझाओ। बोला रहने दो, जो समझना ना चाहे उसको क्या समझाना। मैंने फिर कहा बताओ ना, तुम्हें कसम है मेरी। बोला मैथिली मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। मैंने कहा पागल हो क्या, ये क्या मजाक है क्या कोई? उसने जैसे मेरा रिएक्शन देखा ही नहीं, वो बस अपनी ही रॉ में लिखता ही जा रहा था। बोला मेरी सुबह तुम्हारे ख्याल से शुरू होती है, रात तुम्हारे ख्यालों में गुजरती है। किसी से बात करने का मन नहीं होता, सिर्फ तुम ही तुम छाई रहती हो। आई रियली रियली लव यू। मैंने कहा शट अप, क्या अंट संट बके जा रहे हो, मैं जा रही हूँ, गुड नाइट। ये कहकर मैंने फ़ोन रख दिया, लेकिन पूरी रात उसकी बातों ने मुझे सोने नहीं दिया। आई लव यू, पूरी रात यही वाक्य मेरे जहन में गूंजता रहा। मैं बहुत ही असहज महसूस कर रही थी। मैंने ये कभी नहीं चाहा कि एक नई उम्र का लड़का मेरी जैसी प्रौढ़ा के प्रेम में पड़ जाए। फिर ये किसी भी नज़र से ठीक नहीं था। मुझे अपनी गलती नज़र आने लगी। मैंने ही इतनी छूट दी उसे कि वो यहाँ तक आ पहुँचा। मैंने तय किया कि अब मैं उससे बात नहीं करूँगी, इसलिए उसको फेसबुक के साथ साथ व्हाट्सएप पर भी ब्लॉक किया और उसका नंबर भी रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया। लेकिन तब मुझे उसकी दीवानगी, उसका पागलपन पता चला। फेसबुक पर जाते ही 6 लोगों की मैसेज रिक्वेस्ट थी। प्लीज़ रजत से बात कर लीजिए। उसकी कॉल पर कॉल आ रही थी, जो ऑटो रिजेक्ट होती जा रही थी। बावजूद इसके वो कॉल करता जा रहा था। शाम को बेटी ने किसी काम से फ़ोन लिया तो चौंक कर बोली, मम्मी 80 कॉल्स किसकी हैं? आपने ब्लॉक कर रखी है। मैंने कहा पता नहीं किसकी है, कोई बार बार रॉन्ग नंबर लगा रहा है, परेशान करने के लिए, शायद ऐसा कर रहा है। मैंने उसका नंबर सेव नहीं किया था, इसलिए मेरा ये झूठ चल सकता था। वो बोली तो पापा को बताओ ना कि कोई ऐसे परेशान कर रहा है। मैंने कहा नहीं, मैं खुद देख लूँगी। पापा को परेशान मत करो, वो वैसे ही बिजी रहते हैं। मैं घबरा गई थी। वो मुंह बिगाड़ती हुई चली गई, लेकिन मुझे हिला गई। उसकी कॉल फिर आने लगी। मैंने व्हाट्सएप पर अनब्लॉक करके पूछा, क्यों परेशान कर रहे हो? वो बोला कॉल उठाओ। मैंने कहा घर में सब हैं और मुझे भी बात नहीं करनी। वो पूछने लगा ब्लॉक क्यों किया? मैंने कहा फालतू बात करोगे तो ब्लॉक ही करूँगी। वो बोला मेरी बातें, मेरा प्यार फालतू है। मैंने कहा काहे का प्यार, उम्र देखी है अपनी और मेरी? वो बोला मोहब्बत उम्र कब देखती है। मैंने कहा वाह,
ऐसी मोहब्बत होती है। बोला तो कैसे होती है, तुम बता दो। फिर मैंने कहा, अरे तुम पागल हो क्या? बोला हाँ, तुम्हारे लिए। मैंने कहा मैं शादीशुदा हूँ, 2 बच्चों की माँ भी, तुमसे 12 साल बड़ी भी। बोला तो मैं क्या करूँ? मैंने कहा चुप करो तुम। बोला नहीं करूँगा चुप। मैं बोली मैं फिर से ब्लॉक कर दूंगी। बोला मैं फिर कॉल करूँगा। मैंने कहा देखो रजत, जो तुम चाहते हो वो नहीं हो सकता, समझे? नहीं पसंद मुझे ऐसी बातें। वो कहने लगा तो क्या चाहता हूँ मैं? क्या मांग लिया तुमसे? सिर्फ अपनी भावनाओं का इजहार ही तो किया है। नहीं करना चाहिए था। हो गई गलती, हो गया प्यार। क्या करूँ मैं? मेरी क्या गलती है? नहीं समझ आते मुझे तुम्हारे गिनाए हुए कारण। उम्र, शादी, बच्चे, समाज। बस ये समझ आता है कि एक भी दिन तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। कुछ नहीं चाहता, बस रोज थोड़ी देर बात करना। और क्या, वो भी नहीं दे सकती हो? उसके सवाल पर मैं चुप थी। समझ ही नहीं आया क्या कहूँ। किसी के लिए मैं इतनी जरूरी भी हो सकती हूँ, कोई मेरे लिए इस कदर दीवाना भी हो सकता है, ये मैंने आज देखा था। आखिरकार उसने मुझे मना ही लिया रोज बात करने के लिए। सब सामान्य ही रहता। अगले ही दिन अगर वो घटना ना घटी होती तो। उस दिन दोनों हेल्पर छुट्टी पर थे और इन्हें भी 2 दिनों के लिए शहर से बाहर जाना था। मैं उनकी शर्ट प्रेस कर रही थी। रजत की बातें अब भी दिमाग में गूंज रही थी। न जाने कैसे शर्ट प्रेस से चिपक गई। वो काफी महंगी शर्ट थी। गुस्से में इनके भला बुरा कहने पर जीवन में पहली बार मैंने प्रतिवाद कर कह दिया था, जानकर तो नहीं किया ना, गलती से हो गया। मेरी बात सुनते ही इनका गुस्सा 7वें आसमान पर था और इन्होंने मुझ पर हाथ उठा दिया। सबके सामने हुए अपमान से मेरा आत्मसम्मान लहूलुहान हो उठा। आंखें छलछला आईं। उनके जाने के बाद बहुत देर तक कमरे में बैठी आंसू बहाती रही। किसी ने मेरा पक्ष लेने की या मुझे सांत्वना देने की कोशिश भी नहीं की। ये बात भी कचोट रही थी। जैसे ही रजत को ये बात मालूम हुई, वो पूछने लगा, बीवी हो या नौकरानी? उससे अब कुछ भी छुपा पाना मेरे लिए असंभव सा हो गया था। वो मेरा चेहरा पढ़ लेता था। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसे नहीं है, ख्याल रखते हैं मेरा। झूठ बोलने की असफल कोशिश थी मेरी। वो बोला देख ही रहा हूँ कि कितना ख्याल रखा जा रहा है। सर सबका बर्थडे याद रखते हैं, अपने माँ बाबूजी का, बहन बहनोई का, लंदन में बसी बहन तक का, लेकिन तुम्हारा जन्मदिन उन्हें याद नहीं रहता। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में तुम आज तक अकेली जाती आई हो। क्यों? बच्चे तुम्हारे अकेले के हैं क्या? उन्हें पालो तुम, पढ़ाओ तुम, खाना तुम खिलाओ, सुलाओ तुम, हर आवश्यकता का ध्यान तुम रखो और पिता होने का गौरव उन्हें मिले। पूरे घर का ख्याल रखती हो। कभी मम्मी जी की पूजा की तैयारी, कभी बाबूजी का चाय नाश्ता, कभी नंदों की आओ भगत। एक पैर पर नाचती रहती हो। ये घर वाले तुम्हारे बारे में सोचते हैं क्या कभी? वो आदमी जिसे तुम पति कहती हो, मांग में सिंदूर भर देने से सिर्फ तुम्हारा मालिक हो गया क्या? जैसे चाहे तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। मैंने रजत से कहा बस करो, वो पति है मेरे। मेरा चेहरा आंसुओं से भीगा था। रजत कड़वी सच्चाई बयां कर रहा था। वो कहने लगा दूसरों के लिए जान दे देना, फिर भी कोई खुश नहीं होगा, अपने लिए कब जियोगी? मैंने कहा मैं कर क्या सकती हूँ? वो कहने लगा मेरा हाथ थाम लो, मैं और कुछ नहीं कर सकता, कम से कम तुम्हारे आंसू तो पोंछ ही सकता हूँ। मैंने कहा नहीं, ये ठीक नहीं है। वो बोला क्यों? सुनो, क्या तुम कभी प्यार करना नहीं चाहती? मैंने कहा प्यार? बोला हाँ, किया है कभी इसका एहसास? नहीं किया होगा। मैं सोच रही थी मैंने शादी अब तक पूरी निष्ठा से निभाई थी, पति पर सर्वस्व अर्पण किया था, लेकिन प्यार शब्द इस रिश्ते से गायब ही था। हमारा रिश्ता महज स्त्री पुरुष का था। प्यार क्या होता है कभी जाना ही नहीं। रजत कहने लगा मैथिली, हर किसी को हक है अपना प्यार पाने का। तुम अपने आप को इससे वंचित क्यों रखना चाहती हो? मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से का प्यार देना चाहता हूँ, इससे इनकार मत करो। सबको प्यार नहीं मिलता। ईश्वर ने शायद इसी नियति के लिए हमें मिलाया है। खंडित आत्मसम्मान वाली मैं उस चोट खाए बच्चे की तरह थी जो किसी के पुचकार भर देने से रो देता है। मेरे झुके सर को एक कंधे की जरूरत थी। रजत वो कंधा था। हालातों से घबरा कर आखिर मैंने उसके कंधे का सहारा मंजूर कर लिया। उसकी बातों ने मेरे सोच विचार पर नाकेबंदी सी कर दी थी और कुछ सोच समझ पाना मेरे बस में नहीं था। एक अतृप्त आत्मा जाग उठी मेरे भीतर और उस रात मेरी आत्मा उसके प्रेम में डूबकर मानो तृप्त हो उठी। उस पूरी रात हम दोनों वीडियो कॉल पर एक दूसरे को देखते रहे, एक दूसरे के प्रेम में भीगते रहे। अगले दिन नींद पूरी न होने पर भी थकान या विषाद की छाया भी मेरे चेहरे पर नहीं थी। मैं आज सालों बाद बेहद खुश थी। उस दिन के बाद से मैंने खुश रहना सीख लिया था। जब भी मौका मिलता पूरी एहतियात बरतते हुए मैं रजत से बातें करती।
मुझसे बात करके बेहद सुकून मिलता। मेरे घर में और किसी को तो परवाह ही नहीं थी। बेटा छोटा था, लेकिन बेटी को मुझ में आए परिवर्तन साफ दिख रहे थे। वो कहने लगी, आजकल आप किससे बातें करती रहती हो? कितनी बार आपका फ़ोन बिजी आता है। मैंने कहा, वो मैं अपनी स्कूल की सहेली से बात करती हूँ। वो सवाल पर सवाल करती बोली, फिर मेरे आने पर एकदम चुप क्यों हो जाती हो? मैंने कहा, नहीं तो तुम कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी हो। मैं जानती थी बड़ी होती बेटी को इस तरह हर बार झूठ बोलकर बहलाना संभव नहीं, पर मैं रजत के प्रेम में डूब चुकी थी और अब इससे बाहर नहीं आना चाहती थी। इधर डायरी पढ़ते पढ़ते काफ़ी रात हो चुकी थी। मैं कॉफ़ी बना लाई। मैं मैथिली की सारी कहानी आज ही पढ़ लेना चाहती थी। ऐसा नहीं है कि इस तरह की घटना मैंने पहली बार सुनी हो, पर मैं जानना चाहती थी कि ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े लॉयर की बीवी आज इस हाल में पहुंच गई। कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए मैंने अगला पन्ना पलटा, जिस पर लिखा था, रजत हर बार पहले से ज़्यादा वाचाल, पहले से ज़्यादा उन्मादी होता जा रहा था। पति की तरह हक जताता था, जो मुझे अच्छा लगता। अब वो कई बार मिलने की ख्वाहिश जाहिर करता। मैं भी उससे मिलना चाहती थी, पर यह मेरे लिए ऐसे संभव नहीं था। बनारस में मेरी बहन रहती थी। गर्मियों की छुट्टी में वहां जाने का प्लान बनाया। पतिदेव बच्चों की जिद पर हमें वहां भेजने को तैयार हो गए। अलबत्ता वो खुद कभी हमारे साथ नहीं गए। उनका काम रिश्तेदारी पर हमेशा भारी रहा। मेरे बनारस आने की खबर पर रजत बहुत खुश था। आखिरकार मैं वहां पहुंच गई। थकान उतारने के बाद अगले दिन देवी के मंदिर घूमने का प्रोग्राम था। मैंने रजत को फोन कर दिया था। शाम 7 बजे मंदिर से बाहर निकलते वक्त उससे आंखें चार हो गईं। अब तक जिसे सिर्फ फोटो और वीडियो कॉल में देखा था, वो सामने था, लेकिन बच्चे और बहन का परिवार साथ होने की वजह से हम खुलकर एक दूसरे को देख भी नहीं सकते थे। कुछ देर मैं सबके साथ प्रांगण में घूमती रही और वो भी पीछे पीछे कुछ दूरी बनाकर आता रहा। ये हमारी पहली मुलाकात थी, बंदिशों में। रात मैसेज में उसने तारीफों के पुल बांध दिए। तुम फोटो और वीडियो कॉल से ज्यादा असल में खूबसूरत हो। तुम्हें देखकर तो मैं पल के झपकाना ही भूल गया था। मैं हंस पड़ी। कहने लगा, सुनो मैथिली, कल मिलो ना, अकेले कॉफी पीते हैं साथ में। मैंने कहा, पर कैसे निकल पाऊंगी? बोला, कुछ भी बहाना करो, पर प्लीज मिलो, बहुत कुछ कहना है तुमसे, प्लीज। मैंने कहा, ठीक है, कल दोपहर 12 बजे मिलती हूँ। अगले दिन मैं बेटे की कुछ जरूरी दवाई लाने का बहाना बनाकर घर से निकली। रजत पहले से ही नियत स्थान पर प्रतीक्षा कर रहा था। हम कैफे में कैबिन में बैठे थे। कैबिन में पहली बार रजत के इतना करीब मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। मैंने कहा, रजत, ये केबिन क्यों? बाहर पब्लिक में बैठते हैं ना। वो शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, क्यों, डर लग रहा है? जो बातें मुझे तुमसे कहनी है वो पब्लिक में नहीं हो सकती। वो मेरे एकदम करीब खिसक आया था। मेरे हाथ अपने हाथों में लेते हुए वो मुझ पर झुकने लगा। मैं अचकचा कर पीछे हट गई। मैंने कहा, नहीं रजत। वो बोला, क्या हुआ? बस तुम्हें खाली होठों के स्पर्श से ही तो महसूस कर रहा हूँ। मैंने कहा, नहीं प्लीज। वो बोला, लेकिन क्यों, तुम्हारा मन नहीं होता? ऑनलाइन 1000 बार जो किया, ऑफलाइन एक बार भी नहीं करना। सब बहुत अजीब लग रहा था। उसके समीप होना चाहती थी, उसके पास आना ऐसी फीलिंग दे रहा था। क्यों? अचानक मैंने उससे अपना हाथ छुड़ा लिया। मैंने कहा, रजत, ये नहीं हो पाएगा मुझसे। वो बोला, क्यों नहीं? आई लव यू। न जाने क्या हुआ, मैं झटके से खड़ी हुई, बाहर आ गई। रजत हकबकाया, पीछे दौड़ता आया। उसके कुछ कहने से पहले मैं ऑटो रोककर उसमें बैठ चुकी थी। वो उखड़ चुका था। ऑटो रोकते हुए झल्लाते हुए बोला, क्या हुआ, क्या है ये सब? मैंने कहा, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं, समझा करो। उसकी दवा के बहाने आई थी। मुझे जाना है, काफी देर हो चुकी है, बाद में बात करती हूँ। वो कुछ नहीं बोला। मैं दवा लेकर सीधे घर आ गई, लेकिन हजारों झंझावत दिमाग में चल रहे थे। थोड़ी देर बाद ही उसका फोन आ गया। बोला, पहुंच गई? मैंने कहा, हाँ। बोला, कितने दिन के लिए हो? मैंने बताया, 3 दिन और। बोला, अच्छा सुनो, आज की मुलाकात तो अधूरी रह गई। साहिल की तबीयत का ख्याल ना होता तो तुम्हें कभी यूं जाने ना देता। अरे यार, कितना डरती हो तुम, हद है। मैं चुप थी। बोला, सुनो, आज या कल रात मिलो, घर पर ही बुला लो, तसल्ली से मिल सकेंगे। मैंने कहा, मिल तो लिए हैं। बोला, ना, ये कोई मिलना था? मुझे तसल्ली नहीं हुई। कायदे से मिलना है, अपनी हसरतें पूरी करनी है, तुम्हें प्यार करना है। मैंने कहा, कैसी हसरतें? मुझसे ऐसी कोई आशा मत रखो। कहने लगा, क्यों ना रखूं? 10 महीनों से तुम्हें समझाता आ रहा हूँ, अब इतने करीब आकर तो ऐसे नहीं जाने दूंगा। न जाने क्यों मैं चिढ़ गई थी। रजत, जो तुम चाह रहे हो वो नहीं हो पाएगा।
समझ गए ना? मैंने तलक स्वर में कहा। कहने लगा, ओके, कुछ भेज रहा हूँ, उसको देखो और फिर मुझे फ़ोन करके अपना फैसला बताओ। कुछ सेकंड के बाद ही व्हाट्सएप पर एक वीडियो रिसीव हुआ। मैंने जैसे ही उसे डाउनलोड किया, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये मेरी और रजत की वीडियो चैट की रिकॉर्डिंग थी। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि वो ये सब रिकॉर्ड कर लेगा। तभी कुछ ऑडियो नोट्स रजत की ओर से भेजे गए। ये मेरी और उसकी ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग थी, जिसमें मैंने उससे अपने प्यार को स्वीकार किया था। मैं सकते में आ गई थी। रजत का मैसेज आया। बोला, इतना काफ़ी है या और भेजूं? मुझे काटो तो खून नहीं। मैंने तुरंत से फ़ोन लगाया। कहने लगा, हाँ जानू, कहो, क्या सोचा है? मैंने कहा, शर्म नहीं आई ये सब रिकॉर्ड करते हुए? बेईमानी की तुमने मेरे साथ। बोला, तुम्हें शर्म आई मेरे साथ ये सब करते हुए? तुमने बेईमानी की पति के साथ। सुनो मैडम, तुम पहली नहीं हो जो ये सब कर बैठी हो। होता है, हो जाता है। जहाँ पति से प्यार ना मिले तो औरत बाहर प्यार खुद ही ढूंढ लेती है। तो गलत क्या है? गलत है पीक पर लाकर यूं साथ छोड़ना। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सीधी तरह नहीं मानेगी तो ऐसे मनवा लूंगा। बेहतर है मेरी बात प्यार से मान लो। प्यार लो, प्यार दो, वरना हमारे इस प्यार के चर्चे तुम्हारे पति तक पहुंच जाएंगे। कहते हुए वो हंस रहा था। मैं तो जम चुकी थी। जिसे सच्चा साथी समझ रही थी, वो तो आस्तीन का जहरीला नाग निकला। दिमाग सुन्न हो रहा था। आंखों से आंसू बह निकले। मैं गिड़गिड़ाने लगी। प्लीज ऐसा मत करो। कहने लगा, बस एक बार जानू, बस एक बार तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। कसम से फिर कभी तंग नहीं करूंगा। हम अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे, पहले के जैसे। ट्रस्ट मी। मैंने कहा, नहीं। वो बोला, सोच लो, चंद सेकंड लगेंगे तुम्हारे पति तक ये सब पहुंचाने में। तब क्या होगा तुम्हारी इज्जत का? तब ना घर की रहोगी ना घाट की। अभी तो सब कुछ चुपचाप प्यार से निपट जाएगा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बोलो, कब आऊं? मेरा रोना सुनकर वो बोला, अच्छा चुप हो जाओ। ऐसा करते हैं, आज तुम आराम करो। कल का प्लान बनाकर तुम्हें बताता हूँ। फोन बंद मत करना, वरना मेरा दिमाग सटक जाएगा। समझी? आप जाओ, आराम करो। रात को बात करते हैं। लव यू, टेक केयर। मैं चाहकर भी चीख नहीं सकती थी, दहाड़ मार कर रो नहीं सकती थी। बहन मेरे उतरे चेहरे की वजह बेटे का बीमार होना समझ रही थी। रात को उसने मैसेज किया, कल रात आऊँगा, टाइम तुम बताओगी। रूम में बच्चों को मत रखना। मैं चुपचाप आंसू बहाती हुई यही प्रार्थना कर रही थी कि ये रात कभी ख़त्म ना हो और सुबह आए ही ना। दिन कैसे निकल गया कुछ पता ना चला। शाम होते ही मेरी बेचैनी बढ़ने लगी थी। मैंने अपनी बहन से कहा, साहिल को बेचैनी रहती है तो मैं सोच रही थी कि मैं इसे लेकर बाहर के कमरे में सो जाऊं। वो कहने लगी, हाँ दीदी ठीक है, रचना मेरे साथ सो जाएगी। रात 10 बजे तक मैंने साहिल को दवा देकर सुला दिया था। रजत के मैसेजेस पर मैसेज आ रहे थे जो मैं जानबूझकर नहीं देख रही थी। 11 बजे तक सभी सोने जा चुके थे। मैंने रजत के मैसेज देखे। वो बार बार आने का समय पूछ रहा था। मैंने लिख दिया, आ जाओ, और 15 मिनट के बाद ही मोटरसाइकिल की हल्की सी आवाज़ से मेरी रूह जैसे जम गई। प्लान के अनुसार मैंने अंदर के दरवाजे की कुंडी तो लगाई थी, पर बाहर का दरवाज़ा सिर्फ चिपका दिया था। वो दबे कदमों से चुपचाप कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में 0 वॉट की धीमी रोशनी में वो मुझे अपलक निहार रहा था। उसने साहिल को वहां देखा तो बोला, ये यहाँ? मैंने कहा, वो सो रहा है, तबीयत ठीक नहीं है उसकी, तो खुद से दूर कैसे रखती? घर में सबको अजीब लगता। अब ये सुबह ही उठेगा। वो मुस्कुराकर बोला, ओके मेरी जान। उसने मेरे दोनों हाथ पकड़े तो सहसा बोल पड़ा, ठंडी क्यों हो रही हो? डरो मत, सिर्फ आज, फिर कभी कुछ नहीं मांगूंगा। और फिर आगे वो जिस काम के लिए आया था वही हुआ। मेरा शरीर शिथिल पड़ गया। 3 घंटे बीत चुके थे। वो अभी बगल में ही लेटा था। वो अभी भी सुरूर में था कि अचानक अंदर के दरवाजे की कुंडी बजी और एक साया अंदर दाखिल हुआ। रजत बिजली की गति से दरवाजे से बाहर भागा। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। वो रचना थी, मेरी बेटी। मेरा तो खून ही जम गया। उसने टटोल कर लाइट जलाई। वो टॉयलेट जाने के लिए आई थी। बहन के घर में अटैच टॉयलेट नहीं था, बल्कि बाहर गैलरी में था। मैंने अंदर के दरवाजे को कुंडी लगाई थी, लेकिन भूल गई थी कि वो कुंडी हाथ की जरा सी हरकत से खुल जाती है। मेरी बेटी कहने लगी, मम्मी कोई था यहाँ। मैंने कहा, यहाँ नहीं तो? मैं हकला रही थी। वो बोली, मैंने देखा कोई बाहर निकला यहाँ से, अभी देखो दरवाजा भी खुला है। मैंने कहा, वो मैं टॉयलेट से आई तो शायद बंद करना भूल गई। वो चुपचाप दरवाजे से बाहर जाकर खड़ी हो गई। रजत ने उसको कमरे में आते देखा तो बाहर गली में छिप गया था
और इस फिराक में था कि वो टॉयलेट होकर वापस आए, तब वो अपनी मोटरसाइकिल उठाकर चला जाए। लेकिन रचना को शक हो चुका था। वो चुपचाप दरवाजे की ओट में खड़ी थी। थोड़ी देर बाद ही गली में छुपा रजत बाहर आया और मोटरसाइकिल स्टार्ट करने लगा, तो वो अंधेरे में उसे गौर से देखने की कोशिश करने लगी। रजत ने भी उसे देखते हुए देख लिया था। वो फटाफट वहां से निकल गया। रचना वापस आई। उसका चेहरा लाल हो रहा था। मम्मी, कोई था यहाँ? था ना? मैंने कहा तुम्हें भ्रम हो रहा है। चश्मा भी नहीं लगाया तुमने और कुछ भी बोले जा रही हो। यहाँ कौन होगा भला? रचना की दूर की नजर कमजोर थी। वो बोली, अभी मैंने किसी को बाइक पर जाते हुए भी देखा। चश्मा होता तो अच्छे से पहचान लेती। मैंने कहा कोई किराएदार होगा बेटा, उसी को देखा होगा। लेकिन वो कुछ नहीं बोली, क्योंकि नजर कमजोर होने और अंधेरा होने से उसने जो भी धुंधला देखा उसको साबित नहीं कर सकती थी। वो चली गई, पर मैं उस रात सो नहीं पाई। सब बर्बाद हो चुका था। मेरा स्वाभिमान बचा ही नहीं था। स्वयं से घिन हो रही थी। पर इस विषय में सोचने से ज्यादा मुझे ये सोचना था कि रचना भूल से भी रात की घटना का जिक्र किसी से कर ना बैठे। सुबह मेरी हालत खराब हो रही थी। नहा धोकर फिर बिस्तर पर लेट गई। रचना ने किसी से कुछ भी नहीं कहा था। रजत के मैसेजेस आ रहे थे। मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। अगले दिन मेरे जीजा जी के आने पर मैं दिन भर तक सामान्य बने रहने की कोशिश करती रही। चोर नज़रों से रचना को देख लेती। मैं कोशिश कर रही थी ये जानने की कि उसके मन में क्या चल रहा है। अपनी ही बेटी से आंख मिलाने से बच रही थी मैं। रचना खामोश थी, एकदम खामोश। मन ही मन जैसे वो कोई ताना बाना बुन रही थी। बहन बहनोई के काफ़ी रोकने के बावजूद हम लोग अगले दिन ही घर वापस आ गए। घर आते ही मेरे पति भुनभुनाने लगे, फ़ोन क्यों स्विच ऑफ है तुम्हारा? मैंने कहा जी वो साहिल की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसको डिस्टर्ब ना हो इसलिए किया था। रात में वो फिर ऑन करना भूल गई। मैं इतना बोलने में ही पसीने से नहा गई। ये रचना से बोले, फ़ोन ऑन कर दो मम्मी का, तुम चाय बनाओ जरा। मैं उनके सामने रचना को फ़ोन देने से मना ना कर सकी। मेरा दिल जोरों से धड़क उठा, कहीं रजत कोई फ़ोन या मैसेजेस ना कर दे। हालांकि उसकी सारी चैट और कॉल लॉग मैं क्लियर कर चुकी थी, लेकिन फिर भी चोर को हर समय अपने पकड़े जाने का डर होता है। रचना ने फ़ोन के साथ साथ नेट भी ऑन कर दिया था। मैं इन्हें कमरे में चाय देकर ड्राइंग रूम में आई, जहां रचना मेरा फ़ोन देख रही थी। मैंने उसकी तरफ चाय बढ़ाते हुए कहा, चाय? तो वो झटके से फ़ोन सोफे पर फेंक कर बड़बड़ाई, खुद पी लो अपनी चाय और बात मत किया करो मुझसे। वो तेजी से निकलकर अपने कमरे में चली गई। मैं घबराई सी फ़ोन देखने लगी। रजत के मैसेजेस थे, यानी जिसका डर था वही हुआ। मैं मैसेजेस पढ़ने लगी। उसने लिखा था, फ़ोन क्यों बंद कर रखा है यार? परेशान हो गई क्या मुझसे? कोई नहीं, घर पहुंचकर कॉल करना। और मैं तो बहुत मिस कर रहा हूँ। उम्मीद है तुम भी मुझे मिस कर रही होगी। साथ में किस वाली इमोजी भी थी। अब मैं क्या करूँ? कैसे अपनी ही बेटी की नज़रों में गिरने से खुद को बचाऊं? मैं हिम्मत जुटाकर उसके कमरे में पहुंची। रचना मेरी बच्ची, मुझसे इतनी नाराज़गी? वो शून्य में घूर रही थी। मैंने उसे हिलाया तो वो चिहुकती हुई बोली, उस रात वो ही था वहाँ आपके साथ। मुझे पता है, आप बहलाने की कोशिश मत करो। बच्ची नहीं हूँ मैं। क्यों मम्मी, क्या हो गया है आपको? क्यों दूर होती जा रही हैं आप हम सबसे? मैं तो जैसे आसमान से गिरी दूर होती जा रही हूँ बेटा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहने लगी, पहले की तरह आप नॉर्मल नहीं रहती। हर वक्त खुद में गुम। पहले की तरह ख्याल होता है आपको हमारा? आपको मैं अभी बच्ची लगती हूँ? मैं 16 साल की हो चुकी हूँ। मम्मी घबराओ मत। पापा से कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो आधी अधूरी माँ मेरे और भाई के पास है वो भी हमसे छिन जाए। मैंने कहा, नहीं रचना, मैं पहले तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हारा और साहिल का चेहरा देखकर ही अब तक जीती आई हूँ। मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए तो मैं कैसे जीऊँगी? वो पहले की तरह शून्य में घूरती हुई बोली, आप उस लड़के से बात मत किया करो। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आपका उससे बात करना अच्छा नहीं लगता। वो मंदिर भी आया था ना, मौसी के शहर में? मैंने कहा, कौन लड़का? वो बोली, वही आपका फेसबुक फ्रेंड। आपकी फेसबुक पर देखे हैं मैंने उसके कमेंट। आप कहती थी कि वो नंबर आपकी स्कूल फ्रेंड का है, पर वो नंबर किसी लड़के का था। एक दिन आप जब बाथरूम में थी, उसका फ़ोन मैंने ही उठाया था। वो पहले मेरी आवाज़ पहचाना नहीं, और जैसे ही पहचाना उसने फ़ोन रख दिया। मैंने रचना से कहा, मैं आज अकाउंट हटा दूंगी, किसी से बात नहीं करूंगी। तुम इस तरह से नाराज मत हो मुझसे। मैं अपनी ही नज़रों में आज अपराधी थी।
जो बात माँ होने के नाते मुझे अपने बच्चों को समझानी चाहिए थी, वो मेरी बच्ची मुझे समझा रही थी। मैंने फेसबुक, इंस्टा सारे अकाउंट डिलीट कर दिए। ये सोशल मीडिया ही वजह है आज के दुर्दिनों का। लेकिन क्या इस स्थिति से निकल पाना इतना आसान था? रजत क्या मुझे इतनी आसानी से जाने देगा? आखिर मैं क्या करूं? मेरी रात की नींद और दिन का चैन पूरी तरह से तबाह हो चुका था। मैं हर वक्त अपराधी सा महसूस करती। अब पति कुछ कड़वा कह देते तो बुरा नहीं लगता, बल्कि हर कड़वी बात कम लगती। इतनी गिर चुकी थी मैं अपनी ही नज़रों में। रजत ने मेरा पीछा अब तक नहीं छोड़ा था, लेकिन मैंने उससे बात करना बहुत कम कर दिया था। हर बार व्यस्त होने का बहाना करने लगी। हफ्ते भर तो वो कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर एक रात मैसेज में वो फट पड़ा। सुनो, बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी। मुझसे पीछा छुड़ाकर भागना चाहती हो तो ये कभी नहीं होगा, समझी? मैंने उससे कहा, तुमने तो कहा था कि तुम फिर मुझे कभी परेशान नहीं करोगे, तो फिर अब क्यों? बोला, बेबी, प्यार करता हूँ तुमसे, ऐसे कैसे छोड़ दूँ? मेरा प्यार तुम्हें प्रॉब्लम लगता है? मैंने कहा, मैं पहले ही अपनी और बेटी की नज़रों में गिर चुकी हूँ, मुझे और मत गिराओ, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। कहने लगा, कम ऑन यार, हाथ जोड़ना बंद करो, सच में प्यार करता हूँ तुमसे, नहीं रह पाता तुमसे बात किए बिना। और उस रात के बाद तो तुम दिल दिमाग पर ऐसी छाई हो कि कुछ नहीं सूझता। मुझे बस लगता है कि हर पल तुम्हारे साथ रहूं। मैंने कहा, प्यार? देख लिया तुम्हारा प्यार। ब्लैकमेलिंग को प्यार कहते हो? बोला, हो गया यार, तुम्हारे इनकार से दिमाग खराब हो गया था। ना नहीं सुन सकता था मैं, वो भी तुम्हारे मुंह से। तुम्हें लगता है मैं सच में तुम्हारी रिकॉर्डिंग और चैट के स्क्रीनशॉट सर को भेज देता? इतना भी बुरा नहीं हूँ। आई रियली लव यू। मैंने कहा, शट अप, मुझे तुमसे नफरत हो रही है। बोला, ओके जी, हो जाऊंगा शट अप, बस एक बार देखने का मन हो रहा है तुम्हें, वीडियो कॉल पर आओ ना। मैंने कहा, नहीं, अब ये सब नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब कोई कॉल नहीं। कहने लगा, फिर वही हरकत, फिर इनकार, फिर तुम मेरे अंदर के जानवर को जगा रही हो। तुम चाहती हो कि मैं फिर से बदतमीजी पर उतर आऊं? मैंने कहा, मेरे पति बगल में सो रहे हैं और मैं वीडियो कॉल करूं, आखिर क्या चाहते हो तुम? बोला, पति बगल में है तो बाथरूम इस्तेमाल करो डार्लिंग, चलो बाथरूम में आओ जल्दी, मैं इंतजार कर रहा हूँ, 2 मिनट में चली आओ। मैंने कहा, मैं नहीं आऊंगी और नेट बंद कर रही हूँ क्योंकि मैं तंग आ चुकी हूँ। बोला, रुक, सुन जरा। फिर उसने मुझे नंबर भेजा। बोला, यही है ना तेरी बेटी का फ़ोन नंबर? अभी तेरी असलियत उसे सेंड करता हूँ, फिर देखता हूँ तो उसकी नज़रों में और गिरती है कि उठती है। मेरे दिमाग में तो हथौड़े बज रहे थे। उसको रचना का नंबर कब और कैसे मिला? उफ, ये कमबख्त कहीं उस तक ना पहुंच जाए। फिर कहने लगा कि तू आ रही है या तेरी वो वाली तस्वीर उसे सेंड कर दूं? मैंने डरते हुए कहा, मैं आ रही हूँ। बोला, शाबाश, जल्दी आ, मूड बना हुआ है। बाथरूम में पहुंचकर वीडियो कॉल पर वो जो जो कहता गया मैं करती गई। उस वक्त अगर मुमकिन हो पाता तो शायद मैं रजत का खून भी कर देती। मैं फिर अपनी मजबूरी पर रो पड़ी। अब तो वो आए दिन की बात हो गई थी। उसका पागलपन बढ़ता जा रहा था। एक दिन अगर उससे बात ना कर पाऊं तो वो गुस्से में पागल हो जाता, धमकाने लगता। मैं चारों तरफ से घिरी हुई थी। हर समय पति के सामने भेद खुलने का डर, बेटी की नज़रों से बचने का प्रयास, रजत का पागलपन और खुद की बढ़ती आत्मग्लानि। कभी ख्याल आता कि खुद को इस जिंदगी से आज़ाद कर दूं और इस सब से निजात ले लूं। शायद ये मेरे इस नरकीय जीवन से मुक्ति का सबसे आसान रास्ता होता। लेकिन अपने बच्चों का ख्याल आ जाता। रचना फिर भी समझदार हो चली थी, लेकिन साहिल अभी सिर्फ 6 साल का था, मुझ पर पूरी तरह से निर्भर। और फिर मैं खुद को आज़ाद कर लूंगी तो मेरे परिवार पर हमेशा के लिए प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। 100 सवाल खड़े होंगे, मेरे बच्चों का जीवन तो तबाह हो जाएगा। रचना किस किस की सवालिया नज़रों का सामना कर सकेगी? उफ, मेरी बच्ची, क्यों ना मैं रजत को ही खत्म कर दूं? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन मैंने तो जीवन में कभी एक चींटी तक नहीं मारी थी। इंसान को मारना तो मेरे जैसे की बस की बात नहीं थी। क्यों ना मैं किसी और को इसकी सुपारी दे दूं? पर एक अपराध को छुपाने के लिए ये दूसरा अपराध होगा, और फिर भी भेद खुल गया तो? मुझे अक्सर सपना आता कि रजत एक्सीडेंट में मर गया और अब मैं उसके चुंगल से आज़ाद हूँ। मैं बहुत खुश होती, लेकिन आँख खुलते ही फिर अवसाद से घिर जाती। किसी तरह दिन निकल रहे थे। आज रचना के स्कूल में फेयरवेल पार्टी थी। उसका 11वीं का बैच पार्टी ऑर्गेनाइजर था और उसके बैच का ड्रेस कोड वेस्टर्न आउटफिट था। मैंने अपना एक इवनिंग गाउन उसे दिया जो मैंने खरीदा था।
बड़े ही मन से, पर कभी पहन ही नहीं पाई थी। वो कहने लगी, मम्मी इसकी बाहें हटा दो, स्लीवलेस कर दो, वरना ये बहनजी टाइप लुक देगा। मैंने उसके कहे अनुसार ऑल्टर कर दिया। उसने गाउन पहनकर दिखाया। डार्क महरून रंग में मेरी लाडली एकदम परी नजर आ रही थी। बच्चियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। मैंने गहरी सांस ली, मन ही मन 100 बार उसकी नजर उतारी। रचना शाम 5 बजे तक लौटने को कह गई थी। मैं छत पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी कि रजत का फोन आ गया। उसका फोन देखते ही मुझे झुरझुरी छूटने लगी थी। बोला, कैसी हो जान? मैंने कहा, ठीक हूँ। बोला, ये बताओ दोबारा कब मिल रही हो? मैंने कहा, मैं नहीं मिल रही। बोला, फिर बकवास की, कैसे नहीं मिलेगी? मैंने कहा, रजत तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे कभी भी यूं आने जाने की इजाजत नहीं है, मायके भी नहीं जा पाती हूँ। बोला, बहन के घर तो जाती हो, वहीं आ जाओ एक बार। फिर मैंने कहा कि गर्मी की छुट्टियों में जाती हूँ, वो भी 4-5 दिन के लिए, और अभी जनवरी चल रहा है, और वैसे भी रचना शक करती है मुझ पर और तुम पर भी। मुझे बहुत झुंझलाहट हो रही थी। बोला, अरे हाँ, रचना वो भी तुम्हारी तरह ही निकल गई है, एकदम खूबसूरत। आज ही डीपी देखी उसकी, मस्त दिखती है। मैंने कहा कि क्या मतलब, तुमने कब डीपी देख ली उसकी? मुझे उससे नफरत से ज्यादा हैरानी हो रही थी, क्योंकि मैंने पहले ही मौका पाते ही अपने सभी घर वालों के फोन में रजत का नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था, जिससे वो चाह कर भी किसी से कांटेक्ट ना कर सके। वो कहने लगा, तुम मेरा नंबर ब्लॉक करके क्या सोचती हो? मेरे पास एक ही नंबर है। वो बड़ी बेशर्मी से ठहाका लगाकर हंसने लगा। कहने लगा, रचना ने अभी थोड़ी देर पहले मरून ड्रेस में डीपी लगाई है, बड़ी कातिल लग रही है। साल भर पहले नाक बहाने वाली लड़की इतनी खूबसूरत। मैं चीख पड़ी थी। चुप हो जा, बिल्कुल चुप, उसका नाम भी मत लेना। शर्म नहीं आई तुम्हें? वो बेटी है मेरी, उसका अगर नाम भी लिया तो? कहने लगा, तो क्या कर लोगी? वो फिर से हंसा। मैंने कहा, कुछ तो शर्म कर लो, वो मेरी बेटी है। कहने लगा, तुम्हारी बेटी है, मेरी नहीं। मेरे लिए वो सिर्फ एक लड़की है। तुम्हारी और मेरी उम्र में 12 साल का अंतर है, जबकि उसकी और मेरी उम्र में सिर्फ 9 साल का। मैं नफरत से बोली, तुम इंसान तो हो ही नहीं सकते। वो बड़ी बेशर्मी से हंसता हुआ बोला, राक्षस हूँ, कुत्ता हूँ, पर तुम्हारा हूँ। तो बोलो, अब कब मिल रही हो? अब तो पानी सर से ऊपर जा चुका था। उसकी नापाक नजरें मेरी बच्ची पर पड़ रही थी। ये मैं किसी भी कीमत पर होने नहीं दे सकती थी, चाहे मरना ही क्यों ना पड़े। मैं अपनी बच्ची को कभी किसी गंदी नजर का स्पर्श होते हुए भी नहीं देख सकती थी। उस रात और अगले दिन मैंने बहुत सोचा, अब और देर करना ठीक नहीं था। जो होगा देखा जाएगा। दिन रात की ब्लैकमेलिंग, स्त्रीत्व का लुटते जाना, और उस पर भी अपने बच्चों पर नापाक साए का पड़ना मेरी बर्दाश्त के बाहर था। अब और घुटन और दलदल में गिरते जाना मुझे मंजूर नहीं था। आखिर बहुत हिम्मत करके मैंने एक फैसला ले ही लिया। न जाने किस आंतरिक प्रेरणा से मैं अपने पति के सामने खड़ी थी। मुझे आपसे बेहद जरूरी बात करनी है। उन्होंने मुझे घूरा तो मेरी टांगें कांप गईं, लेकिन सारी शक्ति बटोर कर मैं कह गई, मुझसे गलती हुई है, मैं अपराधी हूँ। कहते हुए मैंने एक कागज उनकी ओर बढ़ा दिया और अपने कमरे में आकर अपने दंड की प्रतीक्षा करने लगी। मैंने सब कुछ उन्हें दिए कागज पर लिख डाला था, सब कुछ। कमरे का दरवाजा खुला। मैं सर झुकाए जमीन पर बैठी थी, आंसुओं से तरबतर। ये भी आकर मेरे पास जमीन पर ही बैठ गए। कहने लगे, पहले क्यों नहीं बताया सब कुछ? क्यों सहती रही? मैं हैरान थी, बेहद हैरान। ये मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए डूबती सी आवाज में कह रहे थे, गलती तुमसे ज्यादा मेरी है। पत्नी बनाकर ले आया, पर पत्नी की बजाय काम वाली की तरह समझ लिया। मेरी अपनी खुशी ही दिखती रही, तुम्हारी खुशी का कभी सोचा ही नहीं। लेकिन मैथिली, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ये सच नहीं है। सच ये है कि बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। बस मेरा ये पुरुष वाला अभिमान, मेरा मेल ईगो इसे स्वीकारने से रोकता रहा। गलती इंसान से ही होती है, मुझसे भी हुई, तुमसे भी हो गई, लेकिन अब और गलतियां हम नहीं करेंगे। मेरी पत्नी, बच्चों की ओर कोई टेढ़ी नजर भी डालेगा तो अंजाम उसका बहुत बुरा होगा। डरो नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं हैरानी की सीमा से परे थी। ये मैं क्या सुन रही थी? जीवन भर यही सुनने को तो तरसती रही थी मैं हूं तुम्हारे साथ। मैंने कहा, मुझे माफ कर देंगे ना? मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसकी मुझे माफी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी मांग रही हूँ। पत्नी बनने के लायक नहीं, मैं आपकी दासी बनकर रह लूंगी। वो कहने लगे, पागल हो, अब तक दासी की तरह ही तो रह रही थी, अब रानी बनकर रहोगी मेरे दिल में। इन्होंने मुझे गले से लगा लिया था। तभी धड़ाम की तेज आवाज के साथ मेरी तंद्रा भंग हुई।
मैंने चौंक कर देखा तो ये तो दरवाजे पर खड़े थे। देखकर लग रहा था कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पी रखी है, तो इसका मतलब मैं तो सपना देख रही थी। मेरी हिम्मत फिर से जवाब दे गई। आगे के पन्ने जब मैंने पलटे तो वो सब खाली थे। सारी डायरी पलट ली, आगे कुछ नहीं था। क्यों नहीं था? क्या हुआ मैथिली के साथ? मैंने एक गहरी सांस ली। इन सब बातों का जवाब मुझे कल ढूंढना था। घड़ी रात के 2:30 बजा रही थी। मैं डायरी टेबल पर रखकर बिस्तर में दुबक गई। मैं नियत समय पर असाइलम पहुंच गई। अधीक्षक के केबिन में हम मैथिली के प्रकरण पर ही चर्चा कर रहे थे। 2 पुलिस वाले भी वहां मौजूद थे, जो सारी जानकारी ले रहे थे। उन्होंने घटना होने के ठीक बाद मेरे द्वारा मैथिली की डायरी ले जाने पर आपत्ति भी जताई, लेकिन अधीक्षक महोदय ने उन्हें मेरी ओर से मुतमईन कर दिया। मैं अब मैथिली के असाइलम में आने की वजह जानना चाहती थी। मैथिली के केस की जांच कर रहे अधिकारी ने बताया कि उनकी अब तक की छानबीन के अनुसार 5 साल पहले ये महिला बुरी तरह से घायल अवस्था में अस्पताल लाई गई थी। इसके घर वालों ने ये बयान दिया था कि ये 2 मंजिला सीढ़ियों से फिसल कर गिरी है। महिला कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थी। उसके पति के दबंग व्यक्तित्व और रसूख के चलते एक्सीडेंट का केस मानकर जांच बंद कर दी गई थी। मैंने पूछा, सर ये जली कैसे और क्यों? तो पुरानी कर्मचारी इसके बारे में बताने लगी कि अवैध संबंधों के चलते पति ने मारा और पागल घोषित करके यहाँ पटक गए। कई बार इसके घर वालों को सूचित किया कि ये ठीक है, आप इसे यहाँ से ले जाएं, पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। ये सारा दिन बेटी का नाम रटती है। तो कुछ दिन पहले ही अधीक्षक सर ने इसकी बेटी को इसकी सूचना देकर इससे मिलने को कहा था, पर उसने तो मिलने से साफ इनकार कर दिया। ये बातें इसने सुन ली थी। शायद बच्चों से मिल पाने की इसकी आखिरी उम्मीद भी ध्वस्त हो गई। यहाँ एक छोटा सा मंदिर भी है। इसने मंदिर से माचिस उठाई होगी। क्योंकि ये पागल नहीं थी तो इस पर हम इतनी नज़र नहीं रखते थे। मैंने अधीक्षक महोदय से मैथिली को देखने की इच्छा व्यक्त की। हम अस्पताल के बर्न वार्ड पहुंचे। रह रहकर उसकी चीखें दिल दहला रही थीं। पूरी तरह से कब्र से ढकी उसकी बॉडी। मैं अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही थी कि ये महिला जो आज इस स्थिति में है कितनी खूबसूरत रही होगी। रह रहकर उसके मुंह से रचना मेरी बच्ची यही प्रलाप गूंजता। मेरी आंखें बरबस गीली हो उठी। मैंने पूछा, उनके घर वालों से कांटेक्ट हुआ? कोई आया? तो अधीक्षक महोदय ने कड़वाहट से नहीं में सर झटक दिया। बोले, जिन्होंने इसे पागल करार देकर यहाँ छोड़ दिया और आज तक सुध नहीं ली, वो अब क्या आएंगे? ये सीढ़ियों से नहीं फिसली थी। इसको जानवरों की तरह मारा गया था, प्रताड़ित किया गया था, इतना टॉर्चर किया गया कि ये सुध बुध खो बैठी। पर पुलिस तो, ये अंदर की बात है, इसलिए मुझे पता है पुलिस क्या करे। रसूखदारों के आगे बेबस है। इसके किराएदार और पड़ोसियों ने तस्दीक की थी इसकी प्रताड़ना की, लेकिन बाद में सब मुकर गए। इनके किराएदार मकान खाली कर गए। बाद में केस ही बंद हो गया। मुझे बेहद अफसोस और दुख हो रहा था मैथिली के लिए। जब उसने सुध-बुध खो दी तो कभी कभी वकील साहब से मिलने घर आने वाले किसी भी युवक को देखकर ये अग्रेसिव हो जाती, उसे मारने दौड़ती। लोग तभी जुबान में पागल कहने लगे तो घर वाले बहाना बनाकर यहाँ छोड़ गए। शायद इसे हर लड़के में रजत नजर आता होगा। अधीक्षक महोदय ये कहते हुए काफी अनमने से हो गए थे कि हाँ, पर प्यार और देखभाल, अपनों का सहारा, उनका सामीप्य ही इसका इलाज था। ये पागल नहीं थी, बस परिस्थितियों बस मानसिक विचलन की अवस्था थी। पर घर वालों के लिए ये बोझ बन चुकी थी और बदनामी की वजह भी। उनकी बात सुन मैं जैसे स्वयं से ही बुदबुदा पड़ी। प्यार और अपनों का सहारा, ये दोनों ही इसके जीवन से शुरू से ही नदारद थे। प्यार की भूखी ये औरत हर कदम छली ही तो गई। पहले पिता ने छला, परियों से सुंदर नाजुक लड़की की कच्ची उम्र में इतने बड़े आदमी से शादी करके जहां उसके सपने कुचल दिए गए। फिर छली गई पति द्वारा, जिसने इसे सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति का साधन समझा। फिर छली गई उस नीच रजत द्वारा, जिसने इसके भोलेपन का खूब फायदा उठाया। फिर छली गई समाज द्वारा, जिसकी रूढ़ियों और नजरियों के चलते एक अच्छी खासी स्त्री को पागल करार दे दिया गया और किसी ने ऐतराज नहीं किया। मैंने कहा, सर मैं इसके घर वालों से मिलना चाहती हूँ, कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह? तो अधीक्षक महोदय ने बताया, बेटी अब विदेश में है, लॉ की पढ़ाई कर रही है। बेटे को भी वहीं पर भेज दिया गया है। वकील साहब ने घटना के कुछ महीनों बाद ही दूसरी शादी कर ली थी, पर वो अब शहर छोड़ गए हैं।
मैंने कहा, सर, मैं मैथिली के लिए अगर कुछ भी कर पाई तो खुद को खुशनसीब समझूंगी। मैंने 2 दिनों की जी तोड़ कोशिश के बाद वकील साहब और रचना का नंबर हासिल कर लिया, लेकिन अफसोस, जब मैंने रचना को उसकी माँ के साथ हुई घटना के बारे में सूचित किया तो उसने अपनी माँ के लिए जो कहा वो सुनकर मुझे धक्का लगा। बोली, एक गिरी हुई औरत को आप मेरी माँ मत कहिए। मेरी माँ तभी मर गई थी जब उसने मेरे पापा को चीट किया था। हम भाई बहन के साथ उसने जो किया उसकी यही सजा है। सॉरी, पर आप दोबारा फ़ोन मत कीजिएगा, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। मैं निराश हो गई, पर फिर भी वकील साहब से उनकी एक क्लाइंट बनकर अपॉइंटमेंट लेकर मिलने पहुंच गई। वकील साहब के चेहरे से रौब और अभिमान टपक रहा था। जैसे ही मैंने मैथिली की चर्चा की, उनके तेवर बदल गए। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी, बाबू सिंह, मैडम को बाहर जाने का रास्ता दिखा दो। अपमान से मैं उठकर खड़ी हो गई। मैं चली जाऊंगी सर, आप एक बार अगर उससे मिल लेते, बहुत बुरी स्थिति में है वो। मैंने जैसे तैसे आखिरी कोशिश की। वो घूरते हुए बोले, आपको इलाज की ज़रूरत है मैडम, बेहतर है आप फ़ौरन यहाँ से निकल जाएं। मैं वहाँ से निकल आई। मुझे ऐसे ही व्यवहार की आशंका थी, पर क्या पत्नी के अंतिम समय में भी एक पति सब कुछ भूल कर उसके पास आ खड़ा नहीं हो सकता? स्वार्थी कहीं के। अब मेरा अगला प्रयास उसे ढूंढना था जो इस पूरे फसाद की जड़ था। वक्त कम था क्योंकि मैथिली के बचने की आशा बिल्कुल नहीं थी। मैं रजत के ठिकाने पर पहुंची तो पता चला वो तो सालों से गांव में ही है। शहर आए तो बरसों हो गए। 2 घंटा का रास्ता तय कर मैं किसी तरह रजत के पैतृक आवास पर पहुंची। वहां उसके बूढ़े माता पिता और भाई भाभी से मिली। सारा प्रकरण जानकर वो दुखी स्वर में बोले, उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से हमने कई साल पहले ही उसे अपने घर, संपत्ति सबसे बेदखल कर दिया है। उसकी अय्याशियों की वजह से ही उसके यहाँ आने पर भी रोक लगा दी। वो तब का निकला, अब पता नहीं कहाँ है, क्या कर रहा है। हमारा उससे कोई संपर्क नहीं, ना उसकी करतूत से कोई लेना देना है। ईश्वर उस औरत को जिंदगी बख्शे। मेरे बेटे की वजह से किसी का घर खराब हुआ। मुझे शर्मिंदगी है कि वो मेरा बेटा है। सब तरफ से हार कर मैं वापस आ गई। अधीक्षक महोदय ने बताया, आज 5वां दिन है जैसे मैथिली के प्राण कहीं अटके हैं। असहनीय तकलीफ में भी उसके मुंह से चित्कारों के साथ बस उसके बच्चों का नाम ही निकल रहा है। मैं एक बार फिर अस्पताल पहुंच गई। मैथिली से मिलने की अनुमति लेकर वार्ड में पहुंची। पुलिस कर्मचारी भी बाहर ही खड़े थे, जो मुझे देखकर पीछे पीछे आकर खड़े हो गए। मैथिली, मैंने हल्के से पुकारा। एक अथाह कष्ट में डूबा स्वर कंठ से बाहर आया। रचना, मैंने कहा, हाँ हाँ माँ, मैं रचना। न जाने अवचेतन की किस प्रेरणा के भसीभूत मैंने इतना बड़ा झूठ बोला था। चेहरा पट्टियों से ढका होने की वजह से और दर्द के अतिरेक से उसने मुझे पहचाना ही नहीं। रचना, मेरी गुड़िया, माफ कर दे। मैंने कहा, माँ, तुम माफी न मांगो। एक गलती की तुमने बहुत सजा भुगत ली। तुम बिल्कुल पवित्र हो, गंगा जैसी। मेरी बच्ची, मैं तेरी अच्छी माँ नहीं बन पाई, सबको दुख दिया। तू प्रार्थना कर, अब मुझे मुक्ति मिले। आधे अधूरे शब्द बहुत कष्ट के साथ उसके हलक से निकलते प्रतीत हो रहे थे। मैंने कहा, माँ, तुम ठीक हो जाओ, हम साथ में रहेंगे, जाने की बात मत करो, ठीक हो जाओ। और कुछ क्षणों में ही उसकी चित्कार शांत हो चुकी थी। उसकी आंखें स्थिर थीं। वो स्वार्थी दुनिया से दूर जा चुकी थी। कानूनन ये केस खत्म हो चुका था। सबके होते हुए भी आज वो लावारिस थी। सिर्फ एक खता उसके जीवन का सबसे बड़ा गुनाह बन गई, जिसकी कीमत उसने इतने साल पागल खाने में काटकर और अंत में जान देकर चुकाई है। क्या गुनाहगार सिर्फ वही थी? शादीशुदा होते हुए भी गैर मर्द का सहारा ढूंढना उसकी गलती अवश्य थी, पर यह गलती करने पर मजबूर जिसने किया, क्या वो गुनाहगार नहीं था? अपने से 13 वर्ष छोटी लड़की से विवाह कर उसकी छोटी छोटी आशाओं को भी पूरा ना करने वाला, उसके सपनों को कुचलने वाला गुनाहगार नहीं था? उसे अपने जाल में फंसाकर पथ भ्रष्ट करने वाला गुनाहगार नहीं था? उसके साथ अन्याय होते देखकर भी जो परिवार वाले चुप्पी साधे रहे, वो गुनाहगार नहीं थे? उसके बच्चे, जिनके लिए उसने सब कुछ न्योछावर कर दिया, उसकी उपेक्षा करने वाले, क्या वो जिम्मेदार नहीं थे? ये सब तुम्हारे गुनहगार हैं मैथिली। तुम्हारे गुनाह में इस सब का गुनाह भी शामिल है। तुम तो अपने साथ साथ उनके हिस्से की सजा भी काट गई। ईश्वर तुम्हें अपने चरणों में स्थान दे। दोबारा कभी यहाँ स्त्री बनकर जन्म ना लेना। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें।